हीरा, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं ऑन बिहाफ ऑफ आईएसआरएन एंड माय को मॉडरेटर डॉक्टर सुभाष हीरा की तरफ से। आप सबका जो हमारे साथ आज हमारे प्रतिभागी पार्टिसिपेंट्स जो जुड़े हैं डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, मैं उन सभी का स्वागत करता हूं और आप सबको इस प्रोग्राम में निमंत्रण देता हूं कि आप आइए और अपने जो डाउट्स हैं, जैसा कि आप जानते हैं इस प्रोग्राम का नाम है क्लियर योर डाउट्स अबाउट कोविड लाइव चैट विद एक्सपर्ट। सो आज हमारे साथ हमारे पैनलिस्ट हैं, यहाँ पर 3 पैनलिस्ट हैं जिनका परिचय अभी मैं आपसे कराऊंगा। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम का, जैसा कि आप जानते हैं कि फॉर्मेट है कि हम 1 घंटे में अपने तीनों पैनलिस्ट के साथ वन बाय वन बात करेंगे और बाद में क्वेश्चन आंसर हम जो आपके चैट बॉक्स में जो क्वेश्चंस आएंगे उनको भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम लें और आपके डाउट्स और जो मिसकंसेप्शन बेस्ड जो बातें हैं उनको क्लियर कर सकें, उनपे आपको राइट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें। मैं एक बार आपका पुनः स्वागत करते हुए आपको बताना चाहता हूं कि आज का ये जो प्रोग्राम है क्लियर योर डाउट अबाउट कोविड लाइव चैट विद एक्सपर्ट, आज का प्रोग्राम ये हमारे पूरे 5 सीरीज का सेकंड सेशन है। आज ये दूसरा प्रोग्राम है जो हम आपके बीच में आपके साथ लेकर आए हैं। आज के, जैसे आप जानते हैं, हमारे प्रोग्राम पार्टनर जिनके सपोर्ट के साथ हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं उनमें दैनिक भास्कर हमारे मीडिया पार्टनर हैं, नागरिक फाउंडेशन, एसडीजी चौपाल हमारे साथ प्रोग्राम पार्टनर हैं, और साथ में मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि हमारे जो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्टनर्स हैं, जो आईएसआरएन के मेंबर हैं, वो भी हमारे साथ आज इस प्रोग्राम से जुड़े हैं, जिनमें नए 3 जो प्रोग्राम एसोसिएट हमारे साथ जुड़े हैं, जिनमें एक जनलोक कल्याण परिषद जो झारखंड से है, सरगुजा ग्रामोदय एसोसिएशन जो छत्तीसगढ़ से हैं, सद्भावना ग्रामीण विकास संस्थान जो उत्तर प्रदेश से हैं। ये तीनों संस्थान भी हमारे ये क्लियर योर डाउट अबाउट कोविड लाइव चैट विद एक्सपर्ट्स प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। मैं आप लोगों को जल्दी से प्रोग्राम के जो बातें हैं उनके साथ साथ मैं जो नए हमारे पार्टिसिपेंट्स जो व्यूअर्स जुड़े हैं, मैं उनको आईएसआरएन के बारे में बताना चाहूंगा कि लाइक इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नेटवर्क इज अ मल्टी डायमेंशनल facilitation network with over 800 members engaged with several sustainable development activities with a vision to level up India into a uh, developed nation through a participatory approach for the holistic development of rural and suburban communities. दोस्तों, जैसे आप जानते हैं कि हम आईएसआरएन अपने इस डिफरेंट प्रोग्राम्स के माध्यम से आपके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, और मुझे ये भी बताना मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करना चाहिए कि आईएसआरएन बेसिकली 3 एरियाज जो मेन एरिया है, मैं उनको आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जिनमें कैपेसिटी बिल्डिंग जो क्षमता वर्धन है वो उस पर हम काम कर रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एरिया में आईएसआरएन काम कर रहा है, और साथ ही कुछ मॉडल प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन में भी हम लोग इन्वॉल्व हैं एज अ under umbrella of capacity building. We are organizing this online e-series here in live chat with experts. So which aims to address the present COVID-19 issues. First, misconception and myths surrounding COVID-19 prevent a deadly third wave by visiting them follow COVID appropriate behavior. तो ये जो प्रोग्राम का डिजाइन है, फॉर्मेट है, वो इसीलिए ऐसा बनाया गया है कि थर्ड वेव आने वाली है उसको हम कैसे उससे बच सके और उसके लिए जो प्रिपरेशन करनी है, प्रिपेयरनेस है, वो हम जान सके। और जो आज हमारा ये सेशन है, इसकी जो फर्स्ट सेशन हमने लास्ट फ्राइडे को किया था, उसमें हमारा जो सब्जेक्ट था, जानकारी के लिए बताना चाहें, जो नए उन्होंने नहीं पर जाके हमारी प्रोग्राम रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। और वो प्रोग्राम हमारा कोविड-19 ट्रांसमिशन एट होम पे बेस्ड था कि घर में जो होने वाले संक्रमण है, इन्फेक्शन है, उसको कैसे रोका जा सके। और आपके सहयोग से ये भी बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रोग्राम में 500 से ज्यादा लोग डायरेक्टली जुड़े थे और इनडायरेक्टली 6 से 7 हजार लोगों ने फिगर अराउंड 6,788 है जो लोगों ने हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म डिफरेंट वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इस प्रोग्राम को सुना और देखा और हमारे साथ जुड़े।
ये पूरी सीरीज जो है वो आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो एडवाइस आ रहे हैं पे बेस्ड है, और इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हर सेशन में जो सेशन के टॉपिक हैं, जो विषय है, उसमें अच्छे जो स्पीकर्स हैं, जो वेल नोन प्रैक्टिशनर्स हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, आज मेडिकल से जुड़े हुए जो और एरिया है उससे जुड़े हुए जो रेनॉल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, उनको हम ला सकें। और इसी आज के रेनॉल्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर स्कीम पैनलिस्ट हमारे साथ में डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल माधवी कालेकर अभी हमारे बीच में होंगी। थोड़ी देर की एक और मीटिंग है तो वो हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर दीप्ति डोनगांवकर हमारे को सॉरी। तो जैसे मैम ने बताया, हमारे साथ दीदी जी हैं, और हम हमारे को मॉडरेटर डॉक्टर सुभाष हीरा हमारे साथ हैं। डॉक्टर सुभाष हीरा के बारे में आप जानते हैं। डॉक्टर सुभाष हीरा मेडिकल प्रैक्टिशनर एंड ही इज आल्सो प्रोफेसर ऑफ ग्लोबल हेल्थ एट यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन। He is expert in infectious disease. Dr. Hira trained and worked in US University, World Bank, WHO, PHFI, and also he is a health advisor of ISI. Currently, he is in WHO COVID panel. So, without taking time, I would like to invite our co-moderator, Dr. Subhas Hira, for proceeding session in next phase. So, Dr. Hira, over. हाँ जी, sure. Yeah, I was trying to unmute. Thank you, Santosh ji. It's always a pleasure to come on to the webinars of ISRN. काफी हम 1.5-2 साल से इसी कोविड के वेबिनार से डिफरेंट मोड्स में हम इंफॉर्मेशन सेमिनार्स करते रहे हैं. And it's a real pleasure to welcome our distinguished panelists. जो अभी आपने डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया, जो कि WHO के वैक्सीन्स, कोविड वैक्सीन्स के मेंबर रह चुके हैं और अभी भी उनके साथ बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हैं. डॉक्टर दीप्ति डोनगांवकर, जो कि बहुत ही सीनियर OB/GYN स्पेशलिस्ट हैं, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, विमेन डिजीजेस की जो स्पेशलिस्ट हैं JJ हॉस्पिटल मुंबई की, और 3 और मेडिकल कॉलेजेस में डीन रह चुकी हैं. और तीसरी जो ज्वाइन करेंगी, लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानिटकर, वो इंडियन आर्मी में मेडिकल कॉर्प्स में नंबर 2 की पोजीशन, डेप्यूटी चीफ की पोजीशन पे अभी सम्मानित हैं. और सबका बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड हैं ये पैनल, और सब लोग इतने इंटरेस्टेड हैं कि कैसे हम भारत के रूरल समाज तक पहुंच पाएं. NGOs और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू हम कैसे इंफॉर्मेशन आप तक ले आएं. हर एक चीज़ जो है वो नई है इस समय. सब डॉक्टर्स और जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं हमारे रूरल्स में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उन सब के कितने सारे क्वेश्चंस हैं उनको, और वो क्वेश्चंस को हम आज अपडेट करने के लिए काफ़ी तैयार होके आए हैं. लास्ट सेशन जो अगले हफ्ते हुआ था, उसमें हमने सब वो बातें, हमारे जो पैनलिस्ट अलग था, उसमें उन्होंने बताया कि लोगों में ये जो दूसरा वेव चल रहा है अभी कोविड का, उसमें कैसी कैसी बीमारियां आई, कैसे कैसे लोग उसमें उनको उनकी मदद हो सकी अस्पतालों में और घरों में वगैरह. आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये हमारे 3 पैनलिस्ट डिस्कस करेंगे कि ये जो वैक्सीन है अभी, जो कि भारत में अब तक लगभग 13-14 करोड़ लोगों को पहुंच चुकी है, और इस वैक्सीन पर इतना सारा इंटरेस्ट है, इतनी सारी उसमें क्षमता है, और कई चीज़ें उसमें इंफॉर्मेशन कुछ आधी पहुंचती है, कहीं नहीं पहुंचती है.
और उसके कारण हमें बहुत ज़रूरी है कि जो लोग इस वैक्सीन्स के साथ कनेक्टेड हैं, डीपली कनेक्टेड हैं, वो डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया हैं, हमारी मैडम दीप्ति दोनगांवकर और मैडम माधुरी कानिटकर। इन लोगों ने सारे अपने अपने सेक्शंस में मेजर पॉलिसी डिसीजंस लिए हैं वैक्सीन्स के। और जब हम वैक्सीन्स की बात ही करेंगे तो उसके साथ साथ ये भी होगा कि ये जो वेव 3 की बात सब सुन रहे हैं, और ये सब आजकल दूर दराज रूरल एरियाज में भी लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है कि अब ये दूसरा वेव तो पूरा हो रहा है। पहले दूसरा वेव जब पीक पे था तो भारत में रोज के 4 लाख इन्फेक्टेड लोग डिटेक्ट हो रहे थे, और अब जब ये टेल एंड में है वेव 2 तो लगभग 1 लाख से कम नए केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं सारे भारत में। तो कुछ रिलीफ हुई है और ये रिलीफ होती चली जाएगी, ऐसी मान्यता है। पर जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं तो साथ साथ में वायरस की तरफ से भी काफ़ी चैलेंजेस हो रहे हैं, और उस चैलेंजेस में एक नया उसका एक फॉर्म आया है, कोविड वायरस का फॉर्म, जिसको हम डेल्टा टाइप ऑफ कोविड। तो डेल्टा का जो म्यूटेशन कहा जाए, डेल्टा की जो बदलाव कहा जाए, डेल्टा का कोई प्रोटेक्टिव टाइप का वायरस विषाणु, वो एक प्रचलित हुआ है भारत में और दूसरे देशों में, और वो थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाला हो, ऐसी एक मान्यता हो रही है। तो इसीलिए वैक्सीन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि कैसे लोगों को जल्दी से प्रोटेक्ट किया जाए, वैक्सीन हो जाए, और ये जो तीसरा वेव जिसकी हम संभावना देखकर उसको अवॉइड करने की कोशिश में है। तो इसीलिए आज हमारे ये 3 पैनलिस्ट इसके बारे में काफ़ी डीपली बात करेंगे। उसके साथ साथ वैक्सीन्स की बात के साथ साथ हमें माँ और बच्चे, मदर एंड चाइल्ड, उनका बड़ा एक इम्पॉर्टेंट महत्व है हमारे समाज में, हमारे दुनिया में। और उसके लिए आज मदर स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर दीप्ति दोनगांवकर पूना से। और मैडम आपको सल्यूट करता हूं मैं। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कार्निटकर, जो कि बच्चों की विशेषज्ञ है और इस समय भारत की सम्मानित भारत आर्मी में डेप्यूटी चीफ ऑफ द मेडिकल कॉर्प्स के ऊपर अभी विराजमान हैं। आपने थोड़ा भी इतना अपना इंटेंशन दिखाया कि रूरल तक जाने के लिए आपने बहुत ही बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाला, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं आपके। वी आर वेरी वेरी ग्रेटफुल दैट you are out and out want to reach the rurals and the semi-urban areas. So madam, you are most welcome to the ISRN platform. आपने इसके लिए समय निकाला, ये बहुत लोगों को भी अच्छा लगेगा जो कि लास्ट वीक अबाउट 500 CBOs और NGOs भारत भर में कनेक्ट हुए थे। उसी तरह आज भी आई थिंक दे आर ऑलरेडी पास 600 who have already clocked in। तो ये काफ़ी दूर दराज के लोग हैं जो जिन्होंने वेव 2 में ये दिखाया कि वो रूरल के में कई हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ कम होने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी लोगों की मदद की और हेल्प किया। मैं यहाँ अब ज़्यादा नहीं लूँगा समय, मैं पहले स्पीकर को इंट्रोड्यूस करता हूँ, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, जो WHO दिल्ली की ऑफिस में काफ़ी सक्रिय स्टेज पर उन्होंने वैक्सीन, कोविड वैक्सीन का खास उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया एट द पब्लिक पॉलिसी लेवल। मेडिकल डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और काफ़ी अकॉम्प्लिश्ड हैं, ना ओनली भारत पर सारी दुनिया में विख्यात हैं इनके काम से। तो वी आर वेरी ग्रेटफुल डॉक्टर चंद्रकांत फॉर गिविंग योर टाइम टू रूरल इंडिया, क्योंकि ये हमारे समाज की 60%
पॉपुलेशन है, जिनको सबको हमारी तरफ देख रहे हैं कि हम उनको कैसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन दें, कैसे उनको सशक्त बनाए. So over to you, Dr. Chandrakant, please Thank you take very on much. from here. Thank you very much, Dr. Hira, for kind words. Just to clarify that I was working with WHO till April 2021. Currently, I'm not with World Health Organization. I'm speaking in my personal capacity. I think this is a really important and a really valuable initiative. चूंकि मैं समझ चुका हूं कि कुछ लोग हिंदी में होंगे, तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलूंगा. डॉक्टर हीरा, इज दैट करेक्ट? Yes, Dr. Chandrakant. Yeah. So, thank you very much, my fellow panelist and participant. तो जो विषय मुझे दिया गया है उसमें बात की जाएगी कि कोविड-19 का टीकाकरण और भविष्य के लिए क्या तैयारियां की जाएं. तो सबसे पहली बात है कि भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण कोविड-19 के खिलाफ स्टार्ट हो चुका है, और उसके बाद स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के बाद फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन उसके बाद 60 प्लस पॉपुलेशन, 45 साल से ऊपर के लोग जिनको कोमॉर्बिडिटी थी, साथ ही 1 मई से 18 साल से ऊपर के सारे लोगों को टीकाकरण स्टार्ट हो चुका है. भारत सरकार का टारगेट रहा था कि शुरुआत में जुलाई 2021 तक करीब 30 करोड़ आबादी को, जिसमें हेल्थ वर्कर और हाई रिस्क पॉपुलेशन हो, को करीब 60 करोड़ टीके लगा दिया जाए. हालांकि विभिन्न चुनौतियों की वजह से यह टीकाकरण वो रफ्तार नहीं पकड़ सका जिसको पकड़ना चाहिए था. तो भले ही देश 30 करोड़ का जो ओरिजिनल टारगेट था 30 जुलाई के अंत तक वो नहीं पा पाए, लेकिन हम साथ में यह भी जानते हैं कि टीकाकरण में 2 तरह की चुनौतियां अभी तक देखी गई हैं. एक तो देखा गया था वैक्सीनेशन की शुरुआत से ही कि कुछ हद तक लोगों में वैक्सीन के बारे में हिचक थी, वैक्सीन हेजिटेंसी थी, लोग टीकाकरण करवाने के लिए नहीं आ रहे थे. और दूसरी चुनौती जो बाद में अप्रैल के साथ से आना स्टार्ट हुई वो थी कि लोगों ने डिमांड ज़्यादा थी, लोग ज़्यादा लोग टीका लगवाना चाहते थे, लेकिन टीके की उपलब्धता कम हो गई. तो सरकार ने इन दोनों मसलों पर काम किया है, और फिलहाल अभी भी वैक्सीन के क्षेत्र में चुनौतियां हैं. सप्लाई की थोड़ी सी कमी है, जो डिमांड उससे ज़्यादा है, लेकिन माना जा रहा है कि जुलाई के अंत से स्टार्ट करके पर्याप्त टीके उपलब्ध हो जाएंगे, और देश में करीब 94 करोड़ वयस्क आबादी है. तो उस आबादी को सरकार का टारगेट है कि दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन मिल जाएगा. हालांकि यह वैक्सीनेशन का एक अच्छा टारगेट है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया जो होती है वैक्सीन प्रोडक्शन की, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है. तो लोग चाहकर भी, अगर सरकारें चाहें या मैन्युफैक्चरर चाहें, तो भी उनके हाथ में पूरी तरह नहीं होता है, क्योंकि वैक्सीन के कुछ रॉ मटेरियल होते हैं, कुछ सामग्री होती है जिसको सोर्स इन करना पड़ता है, तो प्रोडक्शन उस स्तर तक नहीं पहुंच पाता. तो यह अलग बात है कि दिसंबर के अंत तक जो टारगेट सेट किया गया है वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. लेकिन मुख्य बात 2 चीजें हैं कि एक तो वैक्सीन प्रोडक्शन इंप्रूव हो जाएगा, और जो लोग टीके के लिए एलिजिबल हैं उनको टीका लगवाना चाहिए. खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि वैक्सीन के खिलाफ वैक्सीन के लिए थोड़ी हेजिटेंसी है, लोग हिचकिचाहट दिखाते हैं. लोगों ने कुछ खबरें सुन रखी हैं. तो महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप वैक्सीन के लिए एलिजिबल हैं तो आप टीकाकरण करवाने जाइए. सरकार ने पहले उसके लिए कोविन ऐप होता है, उससे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन की बात की थी, लेकिन अब वॉक इन भी है, तो आपको जरूरी नहीं है कि पहले रजिस्ट्रेशन कराना है, आप वॉक इन पर भी करा सकते हैं. और जो कुछ चुनौतियां हैं उनको वो किया जा रहा है. लेकिन मेरा खास अनुरोध रहेगा कि जो व्यक्ति खासतौर से 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन करवाया जाए. फिर उसके बाद आती है बात जो वयस्क आयु वर्ग में जिनको भी कोमॉर्बिडिटी है, उनको भी प्राथमिकता के साथ अपना वैक्सीनेशन कराना चाहिए. भले ही वैक्सीन की उपलब्धता में चुनौतियां हैं, लेकिन जिनको सेकेंड डोज की जरूरत है वो निश्चित समय पर अपना वैक्सीनेशन कराने जाएं. लेकिन साथ में मैं यह भी कहूंगा कि वैक्सीन की उपलब्धता मात्र ही और वैक्सीन ही अकेला टूल नहीं है. हमें वैक्सीन लगने के बाद भी सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का फॉलो करना है, मास्क का पालन करते रहना है. दूसरी बात आ जाती है कि हमारी बात की क्या यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो जाएगा, और उसके बाद क्या देश में लोगों को कोई भी डेथ नहीं होगी या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करना होगा. तो उसका जवाब है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर तो पालन करते ही रहना होगा.
चाहे वैक्सीन लग जाए या नहीं लग जाए, जब तक विश्व महामारी में है और जब तक दुनिया के किसी भी हिस्से में वायरस है, तब तक हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहना होगा। माना जा रहा है कि एक बार एक निश्चित लेवल तक वैक्सीनेशन पहुंच जाएगा तो उसके बाद महामारी खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो वायरस है सार्स-CoV-2 जिसको बोलते हैं, वो अब लंबे समय तक रहेगा। महामारी खत्म होने के बाद वो वायरस एंडेमिक हो जाएगा। तो जिस स्तर से अभी फैल रहा है उस स्तर तक तो नहीं फैलेगा, लेकिन फिर भी वायरस की रिस्क रहेगी और हमें उचित रूप से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। हो सकता है उनका स्तर इस तरह का नहीं हो। वैक्सीनेशन लगने के बाद पब्लिक प्लेसेज में हम देख चुके हैं दुनिया के बाकी हिस्सों में मास्क की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिलहाल भारत उस स्थिति से काफी दूर है जहां पर हम कह सकते हैं कि वो मास्क नहीं लगाना पड़े। तो भारत में फिलहाल अभी इन सारे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना ही होगा और करते रहना होगा। फिर तीसरी बात आती है कि एक नया वेरिएंट आ गया है भारत में जो सबसे अधिक कॉमन हो गया है, जहां पर भी स्टडी की गई है, डेल्टा वेरिएंट। फिर कुछ दिनों पहले दिल्ली से एक स्टडी पब्लिश हुई जिसको सेंटर फॉर CSIR, ICGB और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने किया है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि नवंबर 2020 से अप्रैल 2021 के बीच में कौन सा वेरिएंट सर्कुलेट हो रहा है दिल्ली में। तो फरवरी मार्च में वो वेरिएंट अल्फा वेरिएंट था जिसकी सबसे पहले शुरुआत यूके में हुई थी, यूनाइटेड किंगडम में मिला था। लेकिन इस स्टडी ने पाया है कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में 60% से अधिक जो वेरिएंट थे वो डेल्टा वेरिएंट थे। डेल्टा वेरिएंट सबसे पहले भारत में अक्टूबर 2020 में मिला था। तो वैज्ञानिकों ने देखा है कि डेल्टा वेरिएंट का जो ट्रांसमिशन होता है, जो इन्फेक्शन करने की क्षमता होती है, वो अल्फा वेरिएंट से 50% अधिक है। अर्थात अल्फा वेरिएंट अगर एक व्यक्ति को इन्फेक्शन कर रहा था तो ये 1.5 को करेगा, या अल्फा वेरिएंट 2 को कर रहा था तो ये वेरिएंट 3 को करेगा, तो ज्यादा तेजी से फैलता है। साथ में यह भी देखा गया है, स्टडी से मिला है कि इस वेरिएंट में इम्यून एस्केप है, अर्थात पहले से थोड़ी इम्यूनिटी है, उसके बावजूद व्यक्ति को इन्फेक्शन हो सकता है। और तीसरी जो बात देखी गई कि इस वैक्सीन में, इस वेरिएंट में वायरल लोड हाई है। तो उन्होंने देखा सीटी वैल्यू जो RT-PCR की होती है वो कम हो गई। अर्थात कम सीटी वैल्यू का मतलब होता है कि व्यक्ति में हाई वायरल लोड था, तो समय के साथ कम हो गई। तो इन तीनों बातों को साथ में रखें कि ज्यादा फैलता है, प्रोटेक्टेड व्यक्ति में भी इन्फेक्शन हो सकता है, और वायरल लोड हाई होता है, तो ये इसकी ट्रांसमिशन की रफ्तार ज्यादा है, इसलिए सावधानी बरतनी होगी। लेकिन याद रखना होगा कि चाहे कोई सा भी वेरिएंट हो, उससे बचाव करने के वही तरीके हैं। फिर बात आती है कि क्या ये वेरिएंट जो आ गए हैं नए, इनके खिलाफ वैक्सीन काम करेगी? तो जवाब है कि हाँ, वैक्सीन काम करेगी। साथ में आपने अखबारों में पढ़ा होगा, पिछले कुछ दिनों से स्टडीज आ रही हैं कि जो डेल्टा वेरिएंट है उसके लिए न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होती हैं। अर्थात 1/6 न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी इफेक्ट होता है, 1/6 रह जाता है या 1/3 रह जाता है, अलग अलग स्टडीज में निकल के आया है। तो उसका मायने हुआ कि जो ये स्टडी की जाती है न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी की, वो लेबोरेटरी में की जाती हैं। वायरस की सेम मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना एंटीबॉडी चाहिए होता है, ये स्टडीज बताती हैं। लेकिन हमें याद रखना होगा कि भले ही वो एंटीबॉडी, न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का इफेक्ट कम हो जाता है इस डेल्टा वेरिएंट से, लेकिन सारी स्टडीज में कंक्लूड किया गया है, माना गया है कि वेरिएंट काम करता है। तो फिलहाल हम नहीं जानते कि किस स्तर तक काम करता है, एफिकेसी पर क्या असर पड़ेगा, इफेक्टिवनेस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन मोटे तौर पर माना जा रहा है कि ये वैक्सीन काम करेंगी। हो सकता है ट्रेडिशनल जो एंसेस्ट्रल ओरिजिनल वेरिएंट था उसके खिलाफ एफिकेसी देखी गई, तो उसमें अगर मान लीजिए 80% एफिकेसी थी, तो इस वेरिएंट के खिलाफ 75% रह जाए, 70%, थोड़ी सी इफेक्टिवनेस कम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वैक्सीन असरकारक नहीं रहेगी। संक्षेप में बात यह है कि वैक्सीन वेरिएंट के खिलाफ भी काम करेगी, नए वेरिएंट्स इमर्ज हो रहे हैं। साथ में हमें यह भी याद रखना होगा कि जब वैक्सीन के वेरिएंट्स आ रहे हों, नहीं आ रहे हों, जो सबसे पहले वैक्सीन उपलब्ध होती हैं उसको फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन बोला जाता है। उसके बाद जो वैक्सीन साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, वो हमेशा ही उस वैक्सीन में सुधार करने का काम करते रहते हैं। तो जब भी ये नए वेरिएंट्स आ रहे हैं तो उसके बाद रिसर्चर्स और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स उस तरह की वैक्सीन को सुधार लाने की कोशिश करेंगे जिससे इनके खिलाफ भी काम कर जाए। लेकिन फिलहाल वैक्सीन काम करती हैं,
कोई भी वेरिएंट सर्कुलेट कर रहा हो, हमें वैक्सीन लगवाना है। अब आती है बात कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसके बारे में थोड़ी सी अफवाहें हैं और चैलेंजेस हैं, तो कैसे किया जाए। तो सबसे पहले लोगों को आश्वस्त रहना होगा कि वैक्सीन्स एक प्रक्रिया से बन के आती हैं, जिसको काफ़ी स्तर पर नज़र रखी जाती है। तो एफिकेसी ट्रायल्स होते हैं, उस पर सेफ्टी देखी जाती है। ये ट्रायल्स फेज 1, फेज 2, फेज 3 बहुत मल्टी स्तर पर होते हैं, और वैक्सीन की जो कितनी सुरक्षित है, इसको हर स्तर पर देखा जाता है। कितना कारगर होती है वो सिर्फ तीसरे स्तर पर देखा जाता है, लेकिन सुरक्षा उसकी हर स्तर पर देखी जाती है। तो लोगों को आश्वस्त रहने की जरूरत है कि वैक्सीन में कोई खतरा है या कुछ है। दूसरी बात है कि अब तक दुनिया में, जब हम आज बात कर रहे हैं, करीब 200 करोड़ वैक्सीन के डोज लगाए जा चुके हैं और कोई मेजर खतरा नहीं है। वैक्सीन का जो फायदा है वो उसके जो थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट होते हैं, बहुत रेयर कोई रिस्क होता है, उसकी तुलना में फायदा बहुत ज्यादा है। अब ये बात हमें याद रखनी होगी कि कोई भी चीज होती है मतलब 100% सुरक्षित नहीं हो सकती है, कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं। लेकिन वैज्ञानिक और जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं देखते हैं कि वो रिस्क कितना कम है। तो इन वैक्सीन में बहुत ही कम रिस्क है। बुखार, शरीर में दर्द, थोड़ा सा थकान महसूस होना, जहाँ पर इंजेक्शन लगाए वो सब होते हैं, तो उनको बचा जा सकता है। बहुत रेयर साइड इफेक्ट कोई हो सकता है, तो उसका भी इलाज है, तो घबराने की बात नहीं है। बाकी दूसरी बात होती है कि जो लोकल समुदाय हैं, लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको, आम लोगों में जागरूकता लाने की जरूरत है कि वैक्सीन का क्या महत्व है। हमें याद रखना होगा कि वैक्सीन नहीं लगवाने पर बीमारी गंभीर हो सकती है, व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, जिसका इलाज का अपना खर्चा है, अपनी परेशानियां हैं, और साथ में मृत्यु का भी खतरा रहता है। वैक्सीन इस बात से बचाव करती हैं कि व्यक्ति को वैक्सीन के बाद भी व्यक्ति बीमार हो सकता है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन उसको गंभीर बीमारी जिससे अस्पताल में भर्ती होना पड़े वो नहीं होगी, और साथ में मृत्यु नहीं होगी। तो वैक्सीन ही फिलहाल इस कोविड-19 पैंडेमिक से खुद को बचाने का तरीका है, साथ में यह सुनिश्चित करने का तरीका है कि समाज पैंडेमिक से, महामारी से बाहर आ जाए। I'll stop here. Thank you very much. Very good. Thank you, Dr. Laharia. आप बिल्कुल 10 मिनट में पूरे किए हैं। थैंक यू सो मच। इससे हमें ज़्यादा समय मिलेगा इनमें क्वेश्चन आंसर करने के लिए, और मैं भी समय ज़्यादा नहीं लूँगा। हमने डॉक्टर दीप्ति दोनगांवकर को पहले भी इंट्रोड्यूस किया है। ये स्त्री विशेषज्ञ हैं, लेडी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, काफ़ी सीनियर पोजीशंस पे काम किया है, काफ़ी पॉलिसी लेवल किया है। तो अब डॉक्टर दीप्ति दोनगांवकर हमें बताएंगी कि स्त्री और बच्चों के लिए कहाँ तक की वैक्सीन और वेव 3 के लिए हम क्या कर सकते हैं उससे बचने के लिए। ओवर टू यू डॉक्टर दीप्ति। आप अनम्यूट करिए। डॉक्टर दीप्ति आप म्यूट में हैं। सॉरी। हाँ, नमस्कार श्रोताओं को। मेरा जो अल्प परिचय दिया है डॉक्टर सुभाषिरा ने, उसके लिए उन्हें धन्यवाद। और डॉक्टर लहरिया ने अभी आपको वैक्सीन के बारे में जनरल इंफॉर्मेशन सब दी है, और ये सब इंफॉर्मेशन हम सब भारतीयों को फॉलो करना है, क्योंकि वैक्सीन के सिवा आज के वर्तमान काल में दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास में अभी है नहीं। अब मुझे जो दिया है कि वैक्सीनेशन महिलाओं में करना है और प्रेगनेंसी के दौरान कराना है, तो महिलाओं में प्रेगनेंसी की कितनी सुरक्षा है और फिर उसके साथ में वैक्सीन की कितनी सुरक्षा है, ये दोनों कॉम्बिनेशन को हमने देखना है। पिछला एक साल जो कोरोना कोविड-19 का गया, उसमें से हमने क्या सीखा वो भी पहले देखें। कि जब लॉकडाउन डिक्लेयर कर दिया तो बहुत सी महिलाएं घरेलू अत्याचार की शिकार बनी। जो महिलाएं गर्भ निरोधक कुछ गोलियां लेती थी, इंजेक्शन लेती थी, वो समय पे नहीं ले पाई। लैंगिक शोषण के कारण घर में ही उन्हें प्रेगनेंसी रह गई और वो एबॉर्शन कराने भी नहीं जा सकी। उनके पास ऑप्शन था ही नहीं, क्योंकि सब दवाखाने बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद था, और महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी। उन्हें जबरन, इच्छा ना होते हुए भी बच्चों को जन्म देना पड़ा।
अब इस तरह से काफी महिलाओं को तो एम्बुलेंस नहीं मिली, जो गर्भवती थी, लॉकडाउन के समय ऑलरेडी गर्भवती थी, डिलीवरी के लिए जाते समय उनको एम्बुलेंस नहीं मिली, गाड़ी नहीं मिली, अस्पताल ने रिफ्यूज कर दिया क्योंकि वो कोविड हॉस्पिटल हो गया। और हमने टीवी पे न्यूज देखी कि उनको चारपाई पे उठाकर लेके जा रहे हैं, चादर में लपेट के उठाकर लेके जा रहे हैं, और वो 5-5, 10-10 किलोमीटर जा रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद में हमने इस कोविड महामारी में क्या सीखा? हम ये चाहते हैं कि इस महामारी में गर्भवती होना महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहले तो प्रेगनेंसी में महिलाओं की प्रतिकार शक्ति कम हो जाती है, और उसमें यदि कोई भी बीमारी आ जाए तो जल्दी पकड़ लेती है, और कोई सीरियस बीमारी आ जाए तो उसकी गंभीरता भी बढ़ जाती है। अब जिंदगी में एक तरफ प्रेगनेंसी है और दूसरी तरफ भी बीमारी है। अब जान गंवाने का खतरा किस में ज्यादा है? कोविड में ज्यादा है या प्रेगनेंसी में ज्यादा है? आज के वर्तमान काल में कोविड से जान जाने की शक्यता ज्यादा है, और जहां पे प्रतिकार शक्ति ही कम हो गई है तो वहां की कोविड की बीमारी हो जाए तो वो मामूली लक्षण नहीं रहेंगे, हो सकता है वो मॉडरेट से सीवियर बीमारी बन जाए। इसीलिए मेरी महिलाओं को यही अपील रहेगी कि हो सके तो कोई भी गर्भ निरोधक साधन इस्तेमाल करें। इंजेक्शन और गोलियां जो समय समय पर लेनी पड़ती हैं, हर महीने हर 2 महीने में लेनी पड़ती हैं, ये गोलियों का सप्लाई के लिए आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते, दुकान में नहीं जा सकते, तो गर्भवती महिलाओं ने तांबी बिठा लेना, जिसे हम कॉपर टी कहते हैं, बिठा लेना अच्छा होगा। जो एक बार बिठा दी तो 10 साल के लिए निश्चिंत हो जाते हैं। इसके बावजूद यदि प्रेगनेंसी रह जाती है तो 15 दिन के अंदर डॉक्टर की सलाह लें, प्रेगनेंसी टेस्ट करा के, और मेडिकल एबॉर्शन, गोलियां खा के मेडिकल एबॉर्शन करवा सकती हैं। वहां पे हॉस्पिटल में जाके कोई मेडिकल सर्जिकल मेथड से एबॉर्शन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ महिलाएं होती हैं कि उनको प्रेगनेंसी चाहिए, तो भाई उनकी मर्जी, भाई उन्हें अब लेना है। तो जैसे प्रेगनेंसी केयर होती है कि हर महीने हॉस्पिटल में जाना है, सोनोग्राफी कराना है, ब्लड टेस्ट कराना है। अब ये कोविड में लॉकडाउन आ जाए तो वो कहाँ हॉस्पिटल में जाएं, कहाँ टेस्ट कराने के लिए जाएं? हर महीने में जो गोलियां खानी है, टिटेनस का इंजेक्शन लगवाना है 7वें 8वें महीने में, वो भी कहाँ लगवाएं? तो उन्हें ये जो आशा वर्कर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, सेविका हैं, वो मदद जरूर करेंगी, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी कुछ अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। यदि महिलाओं को अस्पताल में जाने की जरूरत पड़े तो वो सोशल डिस्टेंसिंग, डबल लेयर मास्क और हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, वो तो सब करना ही है। और इसके बावजूद अब डिलीवरी की जब बारी आती है इस महिलाओं में, तो याद रखिए कि प्रेगनेंसी में कोविड के साथ में कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होने की संभावना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग, जो खून की गुठलियां बनने की प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया ज्यादा तेज होती है। और यदि कोविड इन्फेक्शन हो जाए तो वो 2 गुना 3 गुना बढ़ सकती है। इसीलिए जान को खतरा है। डिलीवरी कराना है तो पहले ही हॉस्पिटल चुन के रखें, और उस अस्पताल के आसपास कहीं घर मिलता है तो घर में उसके 15 दिन पहले ही वहां जाके रखें। इसमें कम दिनों का कम वजन का बच्चा पैदा होने की भी शक्यता होती है। पहले 3 महीने में यदि ये कोविड की बीमारी हो जाए तो एबॉर्शन, नेचुरल एबॉर्शन होने की भी शक्यता होती है। और इसके बाद में डिलीवरी के साथ में जो ज्यादा खून बहना, रक्तस्राव होना, और इसके साथ में ब्लड प्रेशर या और बीमारियां जो हो सकती हैं, उसकी शक्यता बढ़ जाती है। तो डिलीवरी तो जिस तरह से होनी चाहिए वैसे ही सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी डॉक्टर तो कोशिश करेंगे ही। इसके बाद में जब बच्चा पैदा होने के बाद में ब्रेस्ट फीडिंग करने की बारी आती है तो माँ ब्रेस्ट फीडिंग कर सकती है। माँ ने हमेशा मास्क पहने रहना है, ताकि यदि उससे वो बच्चे को बीमारी ना जाए, क्योंकि वो हॉस्पिटल जाके आई है, हॉस्पिटल में 10 लोगों को मिली है, उससे यदि उसको इन्फेक्शन आ जाता है तो मास्क पहन के ही बच्चे को दूध पिलाएं और बच्चे का चेहरा भी कवर करके रखें। यदि उसका बीमारी सीवियर हो जाती है तो उसको एक्सप्रेस करके भी दूध कटोरे में निकाल के बच्चे को दूध पिला सकती है।
उसका कमरा हमेशा अलग होना चाहिए, उसमें सिर्फ 2 ही महिलाओं को उसके कमरे में आने जाने की परमिशन हो सकती है। घर के अन्य सदस्य चाहे वो बच्चे के पिता हो, उन्होंने भी वहां पे बच्चे को कि माता और बच्चे के कमरे में ना जाएं तो अच्छा होगा। और वैक्सीन लगवाने की बात है तो वैक्सीन कब लगवाएं, तो मैं कहूंगी कि वैक्सीन जब भी अवेलेबल हो लगवा लें। पहले 3 महीनों में अवॉइड करें तो अच्छा होगा, क्योंकि पहले इसमें जो बच्चा बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें वैक्सीनेशन या उसके साथ में यदि कोई बीमारी आ जाती है तो डाउटफुल रहता है। लेकिन यदि बच्चा और कोविड इसमें हमको तराजू में तौलना पड़े तो हम कोविड को ज्यादा महत्व देंगे। जान है तो जहां है, ये प्रेगनेंसी गई तो दूसरी प्रेगनेंसी आ सकती है, लेकिन जान चले जाए तो आगे हम कुछ सोच ही नहीं सकते। इसीलिए वैक्सीनेशन हर महिलाओं को लगाना चाहिए, वो चाहे प्रेगनेंसी हो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रही हो, लगवाना चाहिए। और सोशल डिस्टेंसिंग और जो जो उसकी जो कायदे कानून है, मास्क है, सैनिटाइजेशन यूज करना है, वो सब तो महिलाओं को वैक्सीन लगवाने के बाद ही कर लेना चाहिए। लेकिन स्पेसिफिक है कि चौथे महीने से 7वें महीने तक वैक्सीनेशन यदि खत्म हो जाता है, तो 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में लेना है, तो डिलीवरी के समय उसके खून में अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज तैयार हो जाएंगी। वो एंटीबॉडीज बच्चे को भी मिल जाएंगी और बच्चे को भी जन्म के बाद में कुछ सुरक्षा मिल ही जाएगी। इसीलिए महिलाओं ने गर्भावस्था में भी वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, और नहीं करवा सके तो डिलीवरी के बाद में स्तनपान करते समय भी वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए। मैं यहीं पे रुकती हूँ, धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति, आपने बिल्कुल समय पर पूरा किया और आपने बड़ा क्लियरली कह दिया कि चौथे महीने की गर्भ अवस्था से लेकर 7वें महीने तक अगर ये दोनों शॉट्स वैक्सीन के ले लिए हों माँ ने, तो वो माँ के लिए भी बेनिफिशियल है और उनके बच्चे को भी बेनिफिशियल है। जब वो बच्चा डिलीवर होगा तो माँ के दूध के थ्रू उसको भी प्रतिकारक शक्ति मिलेगी। बहुत बहुत वेरी क्लियर आपने रिकमेंड किया है। तो 2 एक्सपर्ट्स तो हमें अभी तक बता चुके हैं कि वैक्सीन हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। वैक्सीन हम सब के लिए बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही एफिशिएंट है। अब हम लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कानेटकर से सुनेंगे कि उनका पीडियाट्रिक बच्चों के लिए क्या डायरेक्शन है और वेव 3 के बारे में ये काफी मॉडलिंग वगैरह करती हैं भारत का। तो प्लीज हमको इसमें हमारे पैनलिस्ट इसमें गाइड करें प्लीज। दिस इज ओवर टू यू डॉक्टर माधुरी कानेटकर। ये भारत आर्मी में डेप्यूटी हैं, मेडिकल कॉर्प्स की नंबर 2 और बहुत ही टॉप लेवल पे सारी भारत की वैक्सीन और भारत का ये अभी जो नए कोविड हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उसकी हेड हैं। तो काफी हमें आपसे इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओवर। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं ISRN में श्रुति और डॉक्टर हीरा जी से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे निमंत्रित करके मुझे एक मौका दिया कि मैं देश के कोने कोने में लोगों तक पहुँच सकूँ, कोई अपने विचार प्रकट कर सकूँ जिनसे मुझे उम्मीद है कि लोगों को इसका फायदा होगा। तो क्योंकि मैं बाल रोग तज्ञ हूँ तो ज़्यादा जोर मैं उसी पे दूंगी और वही टॉपिक भी मुझे दिया गया है। लेकिन इसके जरिए मैं ये भी, जैसे कि आपने कहा, क्योंकि मैं फौज में हूँ और हमने जो ये अभी महामारी का जो दूसरा वेव हमने देखी, जो जिसमें बहुत सारे लोग बीमार हुए, काफी लोगों की जान गई है और सभी परिवारों को और सभी लोगों को बहुत दुख हुआ है, उसमें हम लोगों को फौज की तरफ से लोगों तक पहुंचने का, सेवा करने का एक बहुत बड़ा मौका मिला और लोगों को हौसला बढ़ाने का भी बहुत अच्छा समय था कि हमने कहा कि फौज है और कोविड को हम इसलिए उसको हमने नाम भी रखा था को-जीत, कि कोविड के ऊपर सारे कोऑपरेशन से आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक तरफ
आके सारे जुट के इस संघर्ष में हम भारत के सभी नागरिकों के लिए हम जुट जाएंगे और इस पे जीत करेंगे। और उससे हम अभी थोड़ी राहत हम लोगों को मिली हुई है और वेव थोड़ा कम हो रहा है, तो इसलिए इस वक्त अच्छे मतलब आगे के लिए क्या करना चाहिए, इन पे विचार करना, इस पे गौर करना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले, क्योंकि बच्चों के बारे में बताना है, तुम अभी लोग काफी मतलब डरे हुए हैं, सब जगह यही बात फैली है कि अभी दोबारा तीसरी बार आएगा तो सारे बच्चों को ही होगा। तो ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये बच्चों को होगा, होगा तो सबको। लेकिन क्या होता है कि एक बार जैसे पहली बार सबसे मतलब बुजुर्ग लोग थे जिनको डायबिटीज था, जो सबसे ज्यादा खतरे में थे, पहली बार जो है सबसे ज्यादा लोग उन्हीं में जो है मृत्यु हुई, उन्हीं की जान नहीं हम बचा पाए। उसके बाद हम लोगों ने वैक्सीनेशन शुरू किया और जैसे ओपन हो गया लोग इधर उधर घूमने लगे, मास्क पहनना छोड़ दिया और कम उम्र मतलब जो है ये 45-50 के एज के लोग, उसके नीचे वाले लोग अपनी अपनी रोजगारी के लिए बाहर निकलने लगे, ट्रेनों में घूमने लगे, बसों में घूमने लगे। उससे हमने देखा कि यंगर लोगों को, कम उम्र के लोगों को ज्यादा हो रहा है। लेकिन ये नहीं था कि सिर्फ बड़े लोगों को नहीं हुआ, मृत्यु की मात्रा में अभी भी सबसे ज्यादा जो मृत्यु हुई है वो ज्यादा उम्र के लोगों के, 60 के ऊपर के लोगों की ही भी हुई है। लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि टोटल नंबर ही इतना बढ़ गया, और जैसे कि लहरिया साहब ने हमें बताया कि इस बार जो म्यूटेंट आया, डेल्टा म्यूटेंट, वो 50% ज्यादा इन्फेक्ट कर रहा था, और इसके साथ साथ हमने 50% अपने आप की जो मास्क पहनना था या दूरी रखनी थी वो भी हमने कम कर दिया। तो इसलिए वो महामारी 100% क्या 300% ऊपर और हो गई और बहुत लोगों को खतरा हुआ। तो अब ये जब हम जानकारी पा चुके हैं तो इसको आगे हम कैसे ले जा सकते हैं। तो अगली बार क्योंकि बच्चों में कम हुआ था और लोगों की अगर हमने वैक्सीनेशन बढ़ाते गए तो टोटल नंबर में बच्चों की मात्रा ज्यादा होगी। तो इसलिए हमें बच्चों का ख्याल ज्यादा रखना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है और किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम जान चुके हैं जिससे हम थोड़ी हमें आसरा है कि बच्चों में ये बीमारी कम खतरनाक तरीके से हो रही है। खासकर जो छोटे बच्चे हैं उनके फेफड़ों में वगैरह जहां से ये वायरस घुसता है, उसकी जो जहां से वो अटैच करता है, जो रिसेप्टर्स जिसको हम कहते हैं, वो थोड़ी कम मात्रा में है, इसलिए बच्चों में निमोनिया वगैरह कम होता है। और दूसरा ये देखा गया है कि अगर 100 लोगों को ये महामारी की बीमारी, कोरोना की बीमारी पकड़ ले तो 80% लोग जो मतलब बच्चे नहीं, जो बड़े हैं, उनमें 80% लोग एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उन्हें कुछ या तो कोई तकलीफ नहीं होगी लेकिन कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आएगी, या फिर उनमें बहुत मामूली सिम्टम्स होंगे जैसे कि बुखार, खांसी, जुकाम, और इसी तरीके से वो ठीक हो जाएंगे। तो अगर बड़ों में ये 80% है तो बच्चों में हम देखते हैं कि 90% बच्चे एसिम्प्टोमेटिक रहेंगे। और उसी तरीके से अगर हम ने देखा, अगर घर में सबको हुआ है तो हो सकता है कि बच्चे में भी ऑलरेडी ये इन्फेक्शन हो गई हो और उसे कुछ हद तक प्रोटेक्शन मिले। लेकिन ये भी देखा गया है कि जिनको एक बार इन्फेक्शन हुआ था उन्हें भी दोबारा इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये री इन्फेक्शन रेट भी तकरीबन 20% लोगों को या 30% लोगों को री इन्फेक्शन हो रहा है। ये जरूर है कि जो री इन्फेक्शन होता है वो कम सिवियरिटी में होता है, वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, उनकी देहांत होने की संभावना कम है, लेकिन ये नहीं कि उन्हें री इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। इसीलिए जैसे कि हमारे पहले दोनों स्पीकर्स ने कहा कि इन्फेक्शन होने के बाद, वैक्सीनेशन होने के बाद भी आप लोगों को मास्क पहनाना जरूरी है। तो उसी तरह बच्चों को हो सकता है कि इन्फेक्शन हो गया हो, तभी भी उन्हें ये दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। और ये डेल्टा वायरस हो, कोई भी वायरस हो, सब वायरस जो म्यूटेशंस है, ऐसा नहीं है कि कोई म्यूटेशन ऐसा है कि सिर्फ बच्चों में लगेगा, लेकिन जो म्यूटेशन होता रहेगा उन सब की इन्फेक्शन बच्चों में भी हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने बच्चों को इससे
प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनको इन्फेक्शन होने से रोकना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छी गाइडलाइंस अभी मिनिस्ट्री से निकली हुई है। सिर्फ ये चीज ध्यान करना जरूरी है कि उन्होंने कहा है कि बहुत छोटे बच्चों को, जो खासकर 5 साल से नीचे हो, उन्हें मास्क पहनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी ये भी हो सकता है कि मास्क उसके नाक वाक में फंस जाए या उसकी सांस रुक जाए, क्योंकि ये नहीं कि हम पूरे टाइम बच्चे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इसलिए। और ये मास्क टाइट फिटिंग अगर हो तो उसकी सांस लेने में भी दिक्कत, कभी वो मुंह में चला जाए, नाक में चला जाए। तो इसलिए अभी जो गाइडलाइंस आई है उसके मुताबिक है 5 साल से नीचे बच्चों को मास्क पहनाने की जरूरत नहीं, और उसके बाद 10 साल की उम्र तक हम उन्हें मास्क पहनाए, लेकिन उनके ऊपर अपनी नजर जरूर रखें। दूसरी बात है, बड़े बच्चों को तो पक्का उसके बाद जो 12 साल के ऊपर है उन्हें मास्क लगातार पहनना है। और बाकी इसलिए अगर हम मास्क भी नहीं पहना रहे हैं, और हमने देखा है कि बच्चों के लिए वैक्सीनेशन भी अभी नहीं है, और जो भारत की पॉपुलेशन है, भारत के जितने लोग हैं उसमें से 30% लोग तो बच्चे हैं, और 18 साल के नीचे 50 से 60% लोग तो यंग लोग हैं। तो हमारी यंग पॉपुलेशन है, और इस बड़े मात्रा की लोगों को हम अभी तक वैक्सीनेशन नहीं दे रहे, क्योंकि हमारे जितने इंडिया में कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, ये सिर्फ 18 साल के ऊपर के लिए सेफ है और उसमें ट्रायल्स हुए हैं। लेकिन आप लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि कोवैक्सीन की ऑलरेडी ट्रायल्स जोर जोर से चल रही है, और इसमें हमारे पीडियाट्रिशियन डॉक्टर खलटकर वगैरह काफी इंटरेस्ट आगे। डॉक्टर माधुरी, आप म्यूट पर हैं। अनम्यूट। डॉक्टर माधुरी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप हमें सुन पा रहे हैं? या हाँ, अब हो गया। नहीं, अपने आप दिस इट जस्ट वेंट ऑफ माय स्क्रीन, यू नो, व्हेन आई वाज टॉकिंग, और अपने आप ये ऑटो पे, मतलब हो सकता है कि कोरोना वायरस का एक म्यूटेंट इसमें भी घुसा हो, जो टाइम पे उसको रोक रहा है कि मैडम बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें दे, तो मुझे यहाँ पे अटैक करना चाहिए। लोग अगर सुन के सबने अपना प्रोटेक्शन कर लिया तो हो सकता है कि हमें ये अटैक नहीं कर पाएंगे। तो एनीवे, हम आगे जारी रखते हैं अपनी बातें। और तो इसलिए मैं कह रही थी कि जो हमारे बच्चों की मात्रा ज्यादा है और उन्हें वैक्सीन जो नहीं लग रहा है, अभी ट्रायल्स हो रहे हैं, और उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में ये वैक्सीन बच्चों के ट्रायल्स खत्म होंगे और हम बच्चों के लिए भी उपलब्ध इन्हें कर लेंगे। तो तब तक हम मानते हैं कि आप लोगों ने, जैसे कि लहरिया साहब ने बताया, दीप्ति जी ने बताया, आप इनकी बातों में आके तब तक, जब तक बच्चों के लिए आता है, आप सब अपने फटाफट वैक्सीनेशन करा लेंगे और प्रोटेक्टेड रहेंगे, ताकि उसके बाद जो वैक्सीन तैयार होंगी, और हो सकता है कि वो 2nd और 3rd जनरेशन की हो, और हमारे बच्चों के लिए अच्छी वैक्सीन आ जाए, उपलब्ध हो, और हम उसके बाद हमारे बच्चों को भी वैक्सीनेशन दे पाएंगे। लेकिन वैक्सीनेशन दे या ना दे, उसमें इस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जो बाकी प्रोटेक्टिव मेजर्स है, जैसे कि दीप्ति जी ने बताया कि गर्भवती माँ हो या बच्चा डिलीवरी किया हो, उसको दूध कैसे पिलाना है, तो इन सब पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, अब जो है, अगर वैक्सीनेशन होने के हुए ना हुए, अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो सकता है, तो हमने इस पे भी गाइडलाइंस भारत सरकार ने भी निकाली है, हमने फौज ने भी, स्पेशली हमने कुछ और चीजें भी लिखी है, ताकि पेरेंट्स को बड़ा क्लियर हो सकता है कि घर में बच्चा बीमार हो और माँ बाप दोनों ही नेगेटिव हो, तो उसे अलग तो नहीं रख सकते। अगर बच्चा छोटा हो, उसको माँ की जरूरत पड़े, तो वो माँ कैसे अपना मास्क पहन के पीपी उसके साथ रह सकती है। और जैसे कि दीप्ति जी ने बताया, एक पेरेंट को बच्चे के साथ रहना चाहिए। अगर हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़े, तो हम लोगों ने यही रिकमेंडेशन दिए कि इसके साथ माँ या पिताजी को घर में रख सकते, एक पेरेंट बच्चे के साथ अस्पताल में भी रह सकता है। दूसरी बात आई कि आप घर में भी, क्योंकि बच्चों के, जैसे मैंने कहा, 90% बच्चे
बहुत माइल्ड सिम्टम्स होंगे, तो इसलिए आप उन्हें घर में ही देखभाल कर सकते हैं और आपको भरोसा हो और आपको पता हो कि क्या करना है। अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, बच्चा सुस्त हो रहा है, उसकी सांस लेने में सांस तेज रफ्तार से चल रही है, या इसके ओंठ या नाक कुछ नीले से पड़ रहे हैं, बच्चे को बहुत सारी लूज मोशंस हो रही है, उसके कारण उसकी पेशाब कम हो रहा है, या फिर अगर पल्स ऑक्सीमीटर है, 5 साल के नीचे बच्चों, छोटे बच्चों को हो सकता है कि हम वो सेम पल्स ऑक्सीमीटर यूज नहीं कर सकते जो बड़ों में यूज करते हैं, क्योंकि उनकी उंगलियां बहुत छोटी होती है, खासकर 1-2 साल के बच्चे की, तो उसका पल्स ऑक्सीमीटर एक अलग होता है, जो एक टेप के तरह हम उंगली पे या पैर, बच्चे के पैर पे लगाते हैं। तो इसलिए वो आप अस्पताल में भी देख सकते हैं, लेकिन घर में इन चीजों पे ध्यान रखें कि बच्चा सांस आराम से ले रहा है, उसकी बुखार अगर चल रहा है, पैरासिटामोल, क्रोसिन आप घर में भी दे सकते हैं। इसलिए बच्चों को अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ग्रामीण भागों में भी आप अपने घर में अपने बच्चे की देखभाल अच्छी तरह कर सकते हैं, और जैसे ही ये वैक्सीन आ जाएगा तो आप बच्चे को भी, और ये जैसे ही हो सकता है अगले 3 महीनों में ये वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध हो, तब आप अपने बच्चों को भी ये वैक्सीन जरूर लगा लें। तीसरी एक बात जो मैं आप तक इस माध्यम से पहुंचाना चाहूंगी, वो है जो छोटी मोटी चीजों के लिए, स्पेशली ग्रामीण भागों में जहाँ पे आप डॉक्टर तक पहुंच नहीं पाते हैं, जैसे डिलीवरी, उसके लिए तो आपको अस्पताल या कुछ जरूरत है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों में आप डॉक्टर से बात करके भी आपकी काफी तसल्ली हो सकती है, आपको मतलब आपकी परेशानियां बहुत दूर हो सकती है। तो इसके लिए टेलीमेडिसिन का उपयोग हम करें तो बहुत अच्छा होगा, और इसमें भारत सरकार ने सभी भारतीय नागरिकों के लिए ई संजीवनी के तौर पे एक ई टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन फ्री उपलब्ध किया है। और मैं आपको इसमें और एक अच्छी चीज बताऊंगी कि जो ई संजीवनी कंसल्ट www.esanjeevani.com, आप अपने मोबाइल फोन से भी लॉगिन करके एक OTP के जरिए आप डॉक्टर से डायरेक्टली बातें कर सकते हैं। और इस वेव में, क्योंकि काफी स्टेट्स में, काफी राष्ट्रों में डॉक्टर्स बिजी हो गए कोविड की ड्यूटी में, तो और जब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि फौज के डॉक्टर अगर हमारे काम आ सकता है, तो विद 7-8 दिन के अंदर ही अंदर 101 डॉक्टर्स आगे आ गए, जो रिटायर्ड हो चुके थे, फौज से निवृत्ति ले चुके थे, वो उन्होंने एक डिफेंस OPD, फ्री OPD शुरू कर दी। और बहुत मैं आपको खुशी के साथ कहती हूँ कि पिछले 3 हफ्ते में 13,000 कंसल्टेशंस ऑलरेडी उन्होंने किए हुए हैं। तो ये आप कोई भी मतलब, और इसका उद्देश्य यही था कि गांव-गांव तक हम पहुंच सके, और आगे जाके हम यही सोचते हैं कि कुछ डॉक्टरों ने ये भी प्रकट किया कि जैसे कुछ गांवों में है, जैसे तमिलनाडु में लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी, फिर हमने एक अलग से स्टेट OPD शुरू की, और हमारे में जो डॉक्टर्स तमिल, क्योंकि फौज के डॉक्टर्स तो भारतीय होते हैं, सब देश के सभी लैंग्वेजेस के लोग आते हैं, तो हमने वैसे अलग अलग राष्ट्र के भी OPDs कर सकते हैं, इसका भी हमने दिलासा दिया हुआ है कि ये भी आगे जरूरत पड़ने से हो सकता है। तो ये सब कार्यवाही अगर हम करें और स्वस्थ रहे, अपने आप पे भरोसा रखे, अपने सेहत का अपने हाथ में कंट्रोल ले, हर एक अगर अपनी बारे में सोचे कि भाई मैं सावधानी से रहूंगा, मैं वैक्सीन ले लूंगा, वैक्सीन लेने के बावजूद भी मैं मास्क पहनूंगा, हाथ को धोऊंगा, भीड़ भाड़ में नहीं जाऊंगा, और खासकर बच्चों को लेके, क्योंकि उनके तो वैक्सीन भी नहीं लगी है, तो शादी बारात, बड़े बड़े जैसे जुलूस हो रहा है या बड़े बड़े फंक्शंस हो रहे हैं, उसमें अगर आप नहीं जा सके तो अच्छा है, और जाना भी पड़े तो बच्चों को ना ले जाए। 1 साल से बच्चे अभी स्कूल नहीं गए हैं, तो अभी कुछ और महीने में अगर हम उन्हें वैक्सीनेशन दे के वापस स्कूल भेज सके और उनकी पढ़ाई जारी रख सके, उनको हम आंगनवाड़ी भेज सके, उनका जो पोषण है
उसके ऊपर हम ध्यान कर सके तो फिर हम सब आगे की जो पीढ़ी है उसका संरक्षण आज कर सकते हैं। और तब तक के लिए हमें अपने अपने घरों में अपने बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। और इन्हीं बातों को कह के मैं यहाँ अपना टॉक समाप्त करती हूँ, क्योंकि चाहूंगी कि आप लोग क्वेश्चंस पूछें और हम उनके उत्तर आपको दे दें जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद। थैंक यू लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी जी। बहुत ही क्लियर आया तीनों पैनलिस्ट से कि आप इतने कॉन्फिडेंट हैं, सभी लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं कि ये पेंडेमिक में वैक्सीन का जो इफेक्टिव रोल है, जो मास्किंग और वगैरह जो बैरियर रोल्स हैं, बहुत ही आई थिंक कितना कॉन्फिडेंस जो डॉक्टर्स में है उतना ही कॉन्फिडेंस हम रूरल एरियाज तक पहुंचा रहे हैं ताकि लोग अपने हेल्थ को अपने हाथ में लें। तो आई थिंक नाउ वी विल मूव ऑन टू क्वेश्चन आंसर सेशन। संतोष जी इसको थोड़ा लीड करेंगे, मैं भी थोड़ा बीच में आ जाऊंगा। तो संतोष जी ओवर टू यू कि आपके क्वेश्चंस आपने कंपाइल कर लिए हैं पैनलिस्ट के लिए, तो ओवर टू यू। थैंक यू डॉक्टर हीरा। मैं सबसे पहले डॉक्टर माधुरी को स्वागत करना चाहूंगा अपनी पूरी ISRN की टीम की तरफ से, और साथ में मैं आपको सलूट भी करना चाहूंगा पूरी अपनी ISRN फैमिली एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं और पूरे देशवासियों की तरफ से कि हमारे देश में जो आप सब लोग मिलकर, तीनों सेनाओं के लोग मिलकर जो काम कर रहे हैं वो रियली मतलब जैसे डॉक्टर सुभाष ने भी कहा, उन्होंने आपको सल्यूट किया, हम सब आपको सल्यूट करते हैं कि आपने जिस तरीके से जो सही समय पर लोगों की सहायता करने के लिए जो कदम आगे बढ़ाया, और माननीय प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में जिस तरीके से इंडिया ने कोरोना के अगेंस्ट जो प्रिपरेशन की, जो उन्होंने काम किए हैं, वो रियली मतलब उसमें जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और उसके हम चाहे इसको समझ पाए या ना पाए, बहुत सारे लोगों में बहुत अलग अलग तरीके के थॉट्स हैं, बट मुझे लगता है एज अ इंडियन, एज अ भारतीय, मुझे एक बात समझ में आती है कि हम लास्ट ईयर जब थे, जब पिछले साल जब ये कोरोना वेव आई और इन्फेक्शन स्टार्ट हुए, तो उस समय लोगों को लगा कि ये लॉकडाउन क्यों इतनी जल्दी हुआ, और बहुत सारे लोग लॉकडाउन को भी बहुत इजी नहीं ले रहे थे। बट वो लॉकडाउन था जिसके कारण भारत में जो इन्फेक्शन रेट था वो सिर्फ कंट्रोल ना रहा, बल्कि बहुत उससे जो मॉर्टलिटी है वो भी कम हुई। और इस साल सेकेंड वेव में भी, क्योंकि हम सब ने थोड़ा जो कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर है उसको हमने, अप्रोप्रिएट बिहेवियर को थोड़ा हमने अवॉइड करना शुरू किया, और हमने जहाँ नेग्लिजेंस की तो उसके कारण इन्फेक्शन काफी तेजी से बढ़ा, और मार्च से लेकर और अप्रैल मई में जो सेकेंड वेव में हम लोगों ने देखा वो सब बहुत ही पीड़ादायक रहा। और हमारे आसपास सभी परिवारों में कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ हुआ, और ये कोरोना सबके लिए एक बहुत दुखदायी रहा है। लेकिन इन सब में जो मैं बात कह रहा था कि एफर्ट्स जो हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो या हम सब लोगों की वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट, अदर इंस्टीट्यूशंस एंड स्पेशली फ्रॉम द डिफेंस साइड, जिस तरह से अप्रोच हुआ, उसका जो रिजल्ट आया कि अगर मैं ओवरऑल डेटा की बात करूं तो अभी तक जो करीब डेटा जो कहता है कि जो करीब 2,76,00,000 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, ठीक होके घर आ गए हैं। और हम ये भी एक चीज देखने में आई कि सिर्फ 80% लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हुए, सिर्फ 15-20% लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। तो माइल्ड इन्फेक्शन जो था वो काफी हमारे लिए यूजफुल था, हेल्पफुल था, जिससे रिजल्ट बहुत अच्छे हुए। और अगर डेथ में भी हम बात करें तो इंडिया में अराउंड 3.5 लाख के आसपास जो डेटा कहता है 3,59,000 डेथ्स हुई हैं। तो ये नंबर भी अगर हमारी पॉपुलेशन, जो साइज ऑफ कंट्री में जो पॉपुलेशन है, अगर उससे कंपेयर करें तो वो भी काफी कम है। और एक सबसे एक्सलेंट जो काम हुआ है जिसमें हम सबको ये एक्सेप्ट करना चाहिए, जो वैक्सीनेशन को लेके जिस तरह से कंट्री में लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, उसका नतीजा है कि कल तक का जो शाम तक का डेटा है वो कहता है कि 24 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, 24 करोड़। और उनमें से भी फर्स्ट डोज जो है वो 19 करोड़ लोगों को हुआ है, और सेकेंड डोज का भी अब रेशियो काफी अच्छा हुआ है, और वो करीब 4 करोड़ 72 लाख के आसपास है।
जो डे बाय डे इंक्रीज कर रहा है। और आज का सेशन जैसे हम सब अभी तक हम सुन रहे थे, हमारे तीनों पैनलिस्ट ने आपको वैक्सीनेशन से रिलेटेड जो डाउट्स थे, जो आपके बीच में सवाल थे, उनको कवर अप करने की कोशिश की है, आपको बताने की कोशिश की है। तो मैं जो हमारे पास सवाल आए हैं, बहुत अच्छे सवाल आए हैं, और तीनों पैनलिस्ट से जो जो उन्होंने अपने बात बताई है उससे रिलेटेड है, जिसमें डॉक्टर लहरिया के लिए वैक्सीन से रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं, और डॉक्टर दीप्ति से गाइनो रिलेटेड जो है, जो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ की बात है उसमें है, और डॉक्टर माधवी आपने जो पीडिया से रिलेटेड, जो बच्चों से रिलेटेड जो बात की है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, मैंने अपने स्तर पर थोड़ा सारे क्वेश्चंस को, जो कॉमन क्वेश्चंस थे, उनको मर्ज करके एक कंपाइल करने की कोशिश की है, जो मैं डॉक्टर लहरिया के साथ, डॉक्टर चंद्रकांत के साथ शुरू करना चाहूंगा। मैं डॉक्टर चंद्रकांत से क्वेश्चन पूछूं उससे पहले मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि डॉक्टर चंद्रकांत की एक अभी रिसेंटली एक बुक भी आई है, टिल वी विन, इंडिया फाइट अगेंस्ट द कोविड-19 पैंडेमिक, जो उन्होंने इंडिया जो कोविड अगेंस्ट जो एफर्ट्स हुए हैं इंडिया गवर्नमेंट के थ्रू, और ओवरऑल जो एफर्ट्स हुए हैं, उसके वो को ऑथर भी हैं, और उन्होंने काफी अच्छी इस बुक में बहुत सारी डिटेल चीजें रखी है। आपको समय मिले तो आप इस बुक को जरूर पढ़िए। तो डॉक्टर चंद्रकांत, पहला सवाल जो मैं लेना चाहूंगा, जो दर्शकों ने पूछा है, जो हमारे प्रतिभागियों ने, उन्होंने एक सबसे कॉमन सा क्वेश्चन है, और ये बहुत अभी भी इतने इंफॉर्मेशन अवेयरनेस के बाद भी लोगों के मन में अभी डाउट है कि क्या ये जो इंडियन वैक्सीन है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, वो कितनी इफिशियंट है, और ये हमें लगाना चाहिए या अभी हमें वेट करना चाहिए जो दूसरे देशों से वैक्सीन आ रही है, लाइक स्पुतनिक है या और भी जो वैक्सीन आने वाले समय में आने वाली है। तो लोगों का कहना है कि हमें इंडियन वैक्सीन के साथ जाना चाहिए या वेट करना चाहिए। हालांकि ये डाउट आपने क्लियर किया है, लेकिन फिर भी ये सवाल है, तो मैं, और इम्पोर्टेंट है लोगों को ये समझना कि वैक्सीन तो वैक्सीन है, और वो ब्रांड चाहे नाम चाहे कोई भी हो। तो मैं आपसे चाहूंगा कि इस पे आप प्लीज क्लेरिफाई करें, जिससे कि लोगों की ये जो धारणा है वो खत्म हो सके। डॉक्टर चंद्रकांत। थैंक यू संतोष जी। पहली बात है कि वैक्सीन जो भारत में बनती हैं, कोविड-19 से पहले भी भारत में जो बनी हुई वैक्सीन हैं वो दुनिया के कई देशों में लगाई जाती हैं। तो भारत दुनिया में वैक्सीन निर्माण में एक लीडर रहा हुआ है कोविड-19 से पहले भी। तो भारत की वैक्सीन की एक विश्वसनीयता है। साथ में भारत में जितनी भी वैक्सीन बनती हैं अब से पहले, उनको विश्व स्वास्थ्य संगठन से अप्रूवल मिलता है, जिसे वो सारी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं, वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। भारत दुनिया का वॉल्यूम के हिसाब से एक बहुत बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है। तो मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ कि आज ही नहीं, भारत की जो वैक्सीन इंडस्ट्री है उसकी दुनिया में धाक है और उसकी क्वालिटी को माना जाता है। अब दूसरी बात आती है, कोविड-19 की वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन होती है, जब उसका लाइसेंसिंग होती है उससे पहले एक पूरी प्रक्रिया है जिसका पालन किया जाता है, और फिर उसके बाद देश की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है उसको जांचती है, परखती है, उसी के बाद उनका अप्रूवल होता है। तो भारत में जितनी भी वैक्सीन फिलहाल अप्रूव की गई हैं, उन सब वो उस प्रक्रिया से गुजर चुकी हैं, पूरी तरह सुरक्षित हैं, वो दुनिया की किसी अन्य वैक्सीन की तरह सुरक्षित हैं। तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, सोचने की जरूरत नहीं है। साथ में यह भी याद रखना होगा कि भले ही हम उसे कोविशील्ड को भारत में बनी हुई वैक्सीन है, लेकिन कोविशील्ड एक दुनिया के बहुत ज्यादा देशों में लगाई जा रही है। इसकी जो रिसर्च हुई थी वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुई है। तो ये सारी वैक्सीन सारी दुनिया में विश्वसनीय है, आपको सोचने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन की जरूरत हमें आज है, अभी लगवाने की जरूरत है, तो इंतजार का भी कोई बात नहीं है। जहां तक उनकी सुरक्षित होने की बात है, पूरी तरह सुरक्षित हैं, सब लोग मान चुके हैं, रेगुलेटरी बॉडी कह चुकी हैं। जहां तक कितनी असरकारक है, तो इसका एक तरीका होता है एफिकेसी। तो इन वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल किए जा चुके हैं। दोनों ही वैक्सीन जो फिलहाल मिल रही हैं, कोविशील्ड, कोवैक्सीन, कोविशील्ड को अगर 12 सप्ताह के अंतराल पर लगाया जाए तो करीब 80% एफिकेसी है। कोवैक्सीन को 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर लगाया जाए तो 80% एफिकेसी है। तो इस नज़र से भी दोनों एक समान हैं। तो मेरी राय में
दोनों वैक्सीन बराबर हैं और बाकी दुनिया की जो अन्य वैक्सीन उपलब्ध हो जाएंगे वो भी लगभग एक बराबर हैं। आज जो वैक्सीन आपको उपलब्ध होती है आप उसको लगवाइए और निश्चिंत हो जाइए। जैसा कि मैंने पहले कहा, 200 करोड़ वैक्सीन लग चुकी हैं अलग अलग हिस्सों में, और दुनिया के जिस भी देश में जो वैक्सीन उपलब्ध हुई है लोगों ने उसको लगाया है। किसी दूसरी वैक्सीन का इंतजार खतरा लेने से कम नहीं है। थैंक यू डॉक्टर चंद्रकांत। एक और इससे जुड़ा हुआ सवाल है जिसमें एक हमारे दर्शक हैं जिन्होंने पूछा है कि कोविड हो चुका है, मैं आफ्टर इन्फेक्शन मतलब मैं अब ठीक हूँ और हमें वैक्सीन लेनी चाहिए क्या? क्योंकि उन्होंने शायद सुना है कि ये एंटीबॉडीज तो अब डेवलप हो चुकी हैं और हमें अब ये वैक्सीन की शायद जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर लेना चाहिए तो कितने दिनों के बाद हमें लेना चाहिए अगर मैं अब मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है तो? एक बहुत अच्छा सवाल है। सारी दुनिया में इस पर काफी रिसर्च चल रही है और फिलहाल जो अब तक की नॉलेज है उसके आधार पर माना जा रहा है कि जिन लोगों को कोई भी इन्फेक्शन हो चुका होता है, चाहे असिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक, वो व्यक्ति करीब 6 से 9 महीने तक अगले इन्फेक्शन से प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो इस तरह का एक ब्रॉड एविडेंस बताता है कि 80% लोग उनमें से 6 से 9 महीने तक प्रोटेक्टेड रहेंगे। इसी आधार पर विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि जिसको इन्फेक्शन हो चुका है वो व्यक्ति 6 महीने बाद वैक्सीन लगवा सकता है। लेकिन साथ में हम यह भी देख रहे हैं कि कुछ नए वेरिएंट आ रहे हैं जिनसे इम्यून एस्केप होता है, अर्थात जिस व्यक्ति को पहले चुका है वो दोबारा इन्फेक्ट हो सकता है। इसलिए भारत सरकार की जो करंट गाइडलाइन है उसके अनुसार अगर कोई इन्फेक्टेड हो चुका है, जिसको कोविड-19 हो चुका है, तो उस व्यक्ति को रिकवरी के दिन से 3 महीने बाद वैक्सीन लगवाने की जरूरत है। तो आप इन्फेक्ट हो चुके हैं तो 3 महीने इंतजार कीजिए और उसके बाद नॉर्मल शेड्यूल फॉलो कीजिए। अंत में मैं यह भी कहूंगा कि फिलहाल हमारी जो नॉलेज है वो लगातार इम्प्रूव हो रही है। कुछ रिसर्च बताती हैं कि व्यक्ति लंबे समय तक प्रोटेक्टेड रह सकता है, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि वो प्रोटेक्शन 9 महीने से 1 साल तक होगा। और कम से कम महामारी के दौरान में जब तक महामारी चल रही है या कहीं ट्रांसमिशन हो रहा है, हो सकता है इन वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लगाने की जरूरत पड़े। फिलहाल नहीं जानते हैं। फिलहाल हमारा ध्यान जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है अर्थात 2 वैक्सीन लगाने का है उस पर केंद्रित है। तो भले ही इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन के बाद 3 महीने इंतजार कीजिए और फिर आप वैक्सीन लगवा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर चंद्रकांत। मैं फिर आऊंगा आपके पास। मैं उससे पहले डॉक्टर दीप्ति के पास जाना चाहूंगा। डॉक्टर दीप्ति, आपने बहुत ही डिटेल में जो प्रेग्नेंट लेडी हैं या आफ्टर प्रेगनेंसी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और उसके साथ में कोविड का जो ये प्रॉब्लम इन्फेक्शन है उसको कैसे केयर करना है, उसके लिए आपने डिटेल में बताया है। फिर भी एक सवाल आया है हमारे पास जिसमें वो पूछ रहे हैं कि should a COVID positive mother be separated from the newborn? If so, for how long? तो बहुत रिपीट कीजिए। उन्होंने पूछा है कि अगर मैं पॉजिटिव हो चुकी हूँ, मैं अगर न्यूबॉर्न चाइल्ड की मदर हूँ और मैं पॉजिटिव आ चुका है मेरा रिपोर्ट, तो मुझे क्या अपने न्यूबॉर्न बेबी के से अलग हो जाना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो कितने लंबे समय के लिए होना चाहिए? अभी इसमें ये प्रश्न में नहीं बताया कि पॉजिटिव थी तो प्रेगनेंसी के पहले थी पॉजिटिव या डिलीवरी के बाद में पॉजिटिव, लेकिन फिर भी पॉजिटिव होने के बाद में यदि ज्यादा लक्षण अभी उनको नहीं है, पॉजिटिव थी, नेगेटिव हो चुकी हैं, दूध पिला सकती हैं, बच्चे को अलग करने की जरूरत नहीं है, मास्क पहने, बच्चे का फेस भी जब साड़ी से या किसी पतले कपड़े से कवर कर लें, मतलब अपने खुद के फेस पर डबल लेयर मास्क रहेगा और बच्चे के ऊपर सिंगल लेयर कपड़ा रहेगा, और पिलाते समय मुंह बच्चे की तरफ ना रखें, फेस अलग बाजू में करके रखें, तो बच्चे को इन्फेक्शन होने की संभावना कम होगी। और माँ को इन्फेक्शन हो चुका है तो माँ के इसमें एंटीबॉडीज जरूर तैयार हो गई होंगी और वो दूध में से बच्चे को मिलेंगी, तो बच्चे को अलग करने की जरूरत नहीं है।
बहुत अच्छा डॉक्टर दीप्ति। एक और सवाल है जो हमारी प्रतिभागी हैं माँ, उन्होंने पूछा है कि मेरा बच्चा 2 साल का है और क्या घर में अभी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, तो हम उसको घर में कैसे ध्यान में रख सकते हैं, क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है और हमारे घर में मोर देन 10 मेंबर्स हैं। ये सवाल आप मतलब इसका जवाब मैं दूं या डॉक्टर माधुरी हैं? एज यू विश डॉक्टर माधुरी। हम दोनों ही देंगे। 2 साल का बच्चा है, तो 2 साल के बच्चे को तो आप मास्क लगा के घूमे फिरे तो आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। घर में जो कोई भी पॉजिटिव हैं, वो पॉजिटिव आदमी को अलग किया जाए, उसको आइसोलेट कर लिया जाए अलग जगह। बच्चा अपनी मर्जी से जहां जाए खेल सकता है, लेकिन जिस कमरे में आइसोलेशन में वो व्यक्ति है जो पॉजिटिव है या रिसेंटली पॉजिटिव होके आया है, उस कमरे में वो बच्चा ना जाए। और यदि कोई पॉजिटिव है या नहीं है, लेकिन बाहर, घर से बाहर आना जाना चालू रहता है, तो हो सकता है वो आज नहीं, कल नहीं, परसों किसी भी दिन भी इन्फेक्शन लेकर आ सकता है। तो उसको हमेशा ही जो सोशल प्रोटोकॉल के साथ में हाथ धोना है, उसके कपड़े अलग धोने हैं, सब अलग रखना है। उसको जनरल घर के अलग लोगों में ज्यादा मिक्सअप नहीं होना है कि डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं खाना खाने या टीवी देखने के लिए साथ में बैठे हैं, वैसा नहीं करना है। उन्होंने अलग ही रहना है, क्योंकि वो घर से आना जाना, बाहर जाना बहुत बार करते हैं। तो छोटे बच्चे को नहीं संभाल सकते, बड़ों को ही संभालना पड़ेगा। थैंक यू। डॉक्टर माधुरी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस क्वेश्चन के, उसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? बहुत ही सही बताया कि बड़ों को ही ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि उन्होंने कहा कि जहाँ पे अभी रिसेंट काफी कंट्रोवर्सी, डॉक्टर पॉल ने भी कहा कि भाई जहाँ घर में बहुत लोग हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, तो बड़े मास्क पहन के घूमे घर में भी। अगर स्पेशली जिनका बाहर जाना आना बहुत है और घर में जब आने के बाद अगर सारे एक साथ ही एक ही कमरे में बैठे हुए हैं, तो जो उनको इन्फेक्शन होने की संभावना, जो इन्फेक्शन लाने की जिनकी संभावना ज्यादा है, वो एक मास्क पहने और अपने सारे लोगों से थोड़ी सी दूरी में बैठे, तो वो अपनी प्रोटेक्शन लेके बच्चों को प्रोटेक्ट जरूर कर सकते हैं। और बच्चे भी फॉलो करते हैं, स्पेशली मतलब 2-3 साल के आगे, 5 साल के आगे, तो जो बड़े करते हैं वो बच्चे करेंगे। अगर बड़ों ने कि अपनी लापरवाही शुरू कर दी और भीड़ भाड़ में घूमने लगे और सारा वही मतलब चीज जैसे कह रहे हैं जो 2 गज की दूरी, और अगर ये हम घर में सब बातें करते रहें तो बच्चों को अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो उसी की नकल उतारते जो बड़ों को करते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए हमें उसका फायदा उठाना चाहिए और घर में सब बड़ों ने भी अच्छी अच्छी चीजें बातें करनी है, अच्छी चीजें करनी है, ताकि बच्चे भी वही करें। थैंक यू डॉक्टर माधुरी। डॉक्टर माधुरी, मेरा अगला सवाल आपसे ही है, जो हमारे एक प्रतिभागी ने पूछा है, पार्टिसिपेंट ने। उन्होंने कहा है कि अभी ये थर्ड वेव आने का सुनने में आ रहा है, और इससे लेकर, और स्पेशली थर्ड वेव से ऐसा बताया जा रहा है कि जो इसका असर है वो, उससे सबसे ज्यादा बच्चे इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो हमें अपने घर में, अभी तो लॉकडाउन है और बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब अनलॉक की प्रोसेस हुआ है, और क्या हम बच्चों को कैसे सेव कर सकते हैं? क्या हमें उन्हें बाहर खेलने जाने अलाउ करना चाहिए, या फिर अगर वो घर में हैं तो क्या उन्हें मास्क पहना के रखना चाहिए, या और कोई प्रिवेंशन या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? क्या हमें आप बताएंगे तो हम उसके अकॉर्डिंग अपने बच्चों को थर्ड वेव से बचा सकते हैं। ऐसा सवाल है। तो ये मतलब जैसे कहा थर्ड वेव आने की संभावना है और उसके ऊपर पूरे देश लगा हुआ है कि इस वेव को कैसे हम कम से कम मात्रा में होने दें। और अगर हमारा अडल्ट वैक्सीनेशन और अडल्ट बड़े लोग जितने हैं वो अपने आप को वैक्सीनेट करें और अपना ख्याल रहे, तो इनडायरेक्ट इसका फायदा मिलेगा बच्चों को। क्योंकि अगर मुझे इन्फेक्शन नहीं होगा और मैं अपनी
तो सावधानी बरतूंगी तो मैं घर में वो इन्फेक्शन नहीं ले जाऊंगी और अपने बच्चों को सुरक्षित रखूंगी। दूसरा है, बच्चों को अगर जैसे पूरा टाइम आप एक कमरे में बंद करके नहीं रख सकते, तो अगर खेलने जाना भी है तो बच्चों को ओपन एयर में, जैसे खुली हवा में अगर खेल रहे हैं, ये ना कि भाई सारे एक अपने आप को एक कमरे में बंद करके लूडो खेल रहे या ताश खेल रहे, उससे अच्छा उनको एनकरेज करे कि बाहर घूमने ले जाए, साइकिलिंग करे, ताकि और इंडिविजुअल एक्टिविटीज करे, खेल कूद में ऐसे चीजों में करे जो खुली हवा में हो, तो उसमें ट्रांसमिशन की संभावना सबसे कम होती है और बच्चों को इससे प्रोटेक्शन रहेगा। एक चीज, क्योंकि मैं मतलब आप लोगों सब हम वैक्सीनेशन की इतनी खूबियां बता रहे हैं, तो मैं कुछ फौज का डेटा लोगों तक पहुंचाना चाहूंगी जिनके मन में थोड़ी सी हिचकिचाहट है कि भाई लगाए ना लगाए, कुछ प्रश्न हमारे मन में जरूर आते हैं कि वह एफिकेसी है कि नहीं। तो मैं एक चीज सब लोगों तक पहुंचाऊंगी, हम जैसे सरकार ने और देश ने सबसे पहले फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स यानी कि जितने डॉक्टर लोग हैं उनको लगाया, तो हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट किए। उसके बाद उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स का, और फ्रंट लाइन वर्कर्स में हमारे सारे फौजी भाई आ गए, जो एयरमैन है, नेवी के सीमन है, तीनों सेनाओं के जो हमारे विभाग है उन सब के लोगों को पहुंचाया। और तब शुरुआत जब आई तब उन्हें भी, वो भी हमारे देश के नागरिक है, उनके मन में भी जरूर कुछ शंकाएं आई, तो उसमें हमने क्या किया, हमने हर यूनिट लेवल तक बात पहुंचाई, छोटे ग्रुप्स में लोगों तक ये इंफॉर्मेशन दी, और जो हम सीनियर जितने अफसर है सबसे पहले हम लोग जाके वैक्सीन ले आए और उन लोगों तक ये समझाया कि इससे क्या गुण, उस तरीके से। और ये जो सिर्फ अनुशासन से ही हो सकता है, एक सेल्फ डिसिप्लिन। तो अगर हम और इंफॉर्मेशन, अगर आप जैसे अब ISRN अच्छी अच्छी चीजें लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो इनकी जागृति हो सकती है कि इसी बारे में। तो ये फौजियों ने सबने लगा लिया, नतीजा ये सेकेंड वेव के पहले 2 महीने में हमने तीनों सेनाओं में 96 से 98% लोगों को वैक्सीन लगा दिया। और उसका रिजल्ट आप देखिए, पहली वेव में हमारे जो है 25,000 लोगों को तकरीबन कोविड हुआ था। दूसरी वेव में हमारे, जबकि वेव ज्यादा बड़ी थी, हमारे फौजी भाई में अभी तक सिर्फ 12,000 से ऊपर लोगों को हुआ। उसके साथ साथ पहली वेव में जो है 54 लोग गुजर गए जो फौजी भाई थे, और इस बार जो सिर्फ फुल्ली वैक्सीनेटेड, टोटल कुछ 20-25 हुए थे, लेकिन जो फुल्ली वैक्सीनेटेड थे यानी कि 2 वैक्सीन लेके 2 हफ्ते हो चुके, ऐसे में सिर्फ 6 डेथ्स हुई है। हमारी 1.5 मिलियन आर्मी है और इस इतनी बड़ी फौज में सिर्फ 6 डेथ्स हुए जो कि फुल्ली वैक्सीनेटेड थे। और इन 6 में भी 3 ऐसे थे, एक जिसका किडनी बदली हुई थी, इम्यूनोसप्रेसेंट पे थे, एक था पैंक्रियाटाइटिस, एक सीवियर डायबिटिक, यानी कि जो वैसे ठीक ठाक थे उनमें मतलब पूरी फौज में सिर्फ 3 लोगों की ध्यान। अगर हम इस हद तक लोगों को प्रोटेक्शन कर सकते, और हम लोगों ने यही, जो लोगों को डाउट था क्या ये इफेक्टिव है, भारतीय है, हम भारतीय वासी है, हम लोगों ने यही भारतीय वैक्सीन लिया और देखिए कितना प्रोटेक्शन मिला। तो इसलिए मैं चाहूंगी कि ये एक मतलब इंफॉर्मेशन मैं सबके साथ शेयर करूं कि जो भी मन में आपके डाउट हो निकालिए, जाके जल्दी से जल्दी वैक्सीन ले लीजिए। और इसमें भी मैं लोगों को ये भी दिलासा कि अभी हम देख रहे हैं कि जैसे वैक्सीन अवेलेबिलिटी जुलाई अगस्त के बाद सरकार बहुत मात्रा में उपलब्ध करेगी, और उन्हें देने के लिए भी हम फौज की तरफ से आगे आ रहे हैं कि हम जहां नहीं पहुंच सके, जहां बाकी लोग नहीं पहुंच सकते, फौज तो सब जगह पूरी सेना तैनात है, हमारी सीमाओं पे तैनात है, छोटे छोटे गांवों तक हमारी पहुंच है। तो ऐसी जगह पे जहां बाकी लोग नहीं पहुंच पाएंगे, हम लोगों ने वादा किया है कि हम देश की सेवा फिर करेंगे और लोगों को मदद करेंगे। तो ये भी आगे की, तो इसलिए इसका मौका सारे लोग उठाए। थैंक यू डॉक्टर माधवी। इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता, लाइव एग्जाम्पल आपने दिया है और ये बेस्ट एग्जाम्पल है। किसी को भी इसके बाद मुझे नहीं लगता है कि डाउट होना चाहिए कि जो सेना बॉर्डर पे भी काम कर रही है, लोगों के साथ भी काम कर रही है और दिन रात पब्लिक के साथ वो
लगी हुई है उस, और उन्होंने जो वैक्सीन लिया, डबल डोज जो हुई और 100% वो इम्यूनाइज्ड हुए, उसके बाद जो ये रेशियो आया है, ये अपने आप में कहता है कि ये वैक्सीन सक्सेस है और इसके थ्रू ही हम बच सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम सबको वैक्सीनेशन जरूर कराना चाहिए। आप डॉक्टर माधवी, एक जल्दी से, छोटा सा समय कम है तो मैं एक जल्दी से क्विकली जो हमारे सवाल हैं उनको कवर करना चाहूंगा। एक सवाल आया है कि बच्चों को घर में जो है बच्चे, उनको हम इन्फेक्शन हो रहा है तो कैसे हम जानेंगे कि उनको इन्फेक्शन हो रहा है? क्या प्राइमरी सिम्टम्स क्या हैं इन्फेक्शन के? क्योंकि नॉर्मल आजकल मौसम चेंज हो रहा है और बच्चों को फ्लू और कफ ये सब की प्रॉब्लम्स भी होती है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि कोविड है या फ्लू है, और अगर है तो सिम्टम्स क्या है? सिर्फ सिम्टम से हम फर्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम ध्यान रखें, अगर बच्चे को बुखार ज्यादा हो रहा है लेकिन बच्चों में कुछ और भी, जैसे कभी आंखें लाल हो रही है या रैश आ रहे हैं या पेट खराब हो रहा है, खासकर छोटे बच्चों में लूज मोशंस, डायरिया हमने काफी देखा है कोविड की माँ, या इन से साथ अगर नॉर्मल खांसी जुकाम है और बुखार कम हो रहा है तो उसे कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन अगर खांसी ज्यादा हो रही है, सांस लंबी चल रही है, या जो हम नाक या मुंह देख रहे हैं कि बच्चा सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही है, ऐसी मात्रा, या वो दूध कम पी रहा है, या थोड़ी मतलब उसका होश थोड़ा कम लग रहा है, सुस्त लग रहा है बच्चा, उसकी पेशाब कम हो रही है, तो ये चीजें भी देखनी है। और दूसरी एक, मैं यहाँ पे मतलब लोगों को डराना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये है कि बच्चों में एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जिसको कहते हैं, जो एक्चुअल कोविड की बीमारी के टाइम नहीं होता है, बच्चा कोविड नेगेटिव भी हो जाता है, लेकिन 1-2 महीने बाद भी उसे, अगर इसकी आंखें लाल हो रही है, उसकी जबान या मुंह लाल हो रहा है, उसको फिर से डायरिया हो रहा है, पूरे शरीर पे अगर रैश आ रही है, ऐसी कोई चीज हो, तो उसे बच्चों को जरूर डॉक्टर के पास दिखाना जरूरी है, क्योंकि ये मल्टी सिस्टम इन्फेक्शन भी, अगर जो बच्चों के स्पेशलिस्ट है, बाल रोग तज्ञ है, वो इसकी करेक्ट डायग्नोसिस कर सकते हैं, और इसका इलाज भी हमारे पास है, क्योंकि इसके जैसे कावासाकी वगैरह हम लोगों ने कई सालों से ये बीमारी का इलाज किया हुआ है, तो हमें तजुर्बा है और इसका इलाज इजीली हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर माधुरी। ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जैसे ही सिम्टम्स हमें नजर आते हैं, जैसे जो 2-3 सिम्टम्स, मेजर सिम्टम्स आपने बताया, इमीडिएटली बच्चे को डॉक्टर के एडवाइस के लिए जाना चाहिए और उसका कोविड टेस्ट कराना चाहिए। ये अगर होता है तो हम, इसमें टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें वेट नहीं करना है। अब मैं डॉक्टर दीप्ति से एक सवाल है जो पूछना चाहेंगे। एक हमारे पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि इफ आई गेट इन्फेक्टेड विद कोविड while pregnancy, can I take steroid and other drugs, or is it better to avoid them? डॉक्टर दीप्ति। हाँ, कौन सी ड्रग के बारे में पूछ रहे हैं कि लेना चाहिए? स्टेरॉइड के बारे में इनका है कि कैन आई टेक स्टेरॉइड्स? प्रेगनेंसी में स्टेरॉइड वो तभी दे सकेंगे जब उनको हॉस्पिटल में एडमिट करना है या आईसीयू में है, मतलब प्रेगनेंसी अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थिति आ गई है कि कोरोना कोविड इन्फेक्शन में कि उनको ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ रही है और उनको आईसीयू में ले जाना पड़ रहा है, तो जो फिजिशियन है वही स्टेरॉइड देंगे उसकी जान बचाने के लिए। इस समय माँ की जान का ज्यादा इम्पोर्टेंस है, पेट में बच्चे की जान का इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसलिए माँ को बचाने के लिए जो फिजिशियन है तो उसको वो डिसाइड करेंगे। और यदि प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट 9 मंथ हो ही गई है और उस समय ऐसा कुछ आया है, तो हो सकता है पहले उसकी जल्दी से डिलीवरी करा दें, भाई सिजेरियन या नॉर्मल जो भी पॉसिबल हो, और उसके बाद में उसको स्टेरॉइड्स इंजेक्शन दिए जाएं। लेकिन वो डिसीजन इस समय ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उस समय माँ की स्थिति गंभीर है कैसी है वो देख के ही फिजिशियन उस समय निर्णय लेंगे। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति। डॉक्टर चंद्रकांत हमारे एक जो प्रोग्राम पार्टनर भी है
नागरिक फाउंडेशन और जीटी चौपाल से जुड़े हैं रोटेरियन संदीप जी, उन्होंने एक सवाल पूछा है कि कोविशील्ड का सेकेंड शॉट की जो डोज है उसमें जो इंटरवल है वो पहले अर्लियर जो था वो 4 वीक्स था, देन 8 वीक्स एंड नाउ 12 वीक्स। तो ये जो ऐसा इंटरवल जो सेकेंड डोज का इंक्रीज किया है उसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन है या और कोई कारण है? इसके पीछे एक विशेष कारण है कि जब ओरिजिनल क्लिनिकल ट्रायल्स कोविशील्ड वैक्सीन जिसको हम कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड एस्ट्राजेनेका कंपनी कर रहे थे 3 कंट्री में, ब्राजील, साउथ अफ्रीका एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ओरिजिनली ये वैक्सीन 4 वीक्स के अंतराल पर दिए जाने की जरूरत थी, लेकिन कुछ कारणों से जिसमें लिमिटेड वैक्सीन सप्लाई या अन्य कारण रहे, तो कुछ जो क्लिनिकल ट्रायल के पार्टिसिपेंट थे उनको 6 वीक्स पर, कुछ को 8 वीक्स पर और 10, 12 अप टू 12 वीक्स का अंतराल रहा उन पार्टिसिपेंट में सेकेंड डोज रिसीव करने में। क्योंकि अब ऐसा हो गया था उस क्लिनिकल ट्रायल में, तो जब उसका क्लिनिकल ट्रायल का पूरा डेटा आया और एक्सपर्ट्स ने उसको एनालाइज किया, तो उन्होंने देखा कि अगर अंतराल जितना ज़्यादा अधिक है 12 वीक तक, तो उस वैक्सीन की एफिकेसी उतनी अधिक पाई गई। तो उन्होंने देखा कि अगर 2 शॉट कोविशील्ड वैक्सीन के 4 वीक के अंतराल पर दिए गए थे, तो उसकी वैक्सीन की एफिकेसी करीब 55% थी। अगर वही 8 सप्ताह के अंतराल पर दिए गए तो वो करीब 65 से 69% पाई गई, और 12 सप्ताह का अंतराल रखने पर 79%, 79% एफिकेसी पाई गई। तो उन्होंने देखा कि जितना अधिक अंतराल रहेगा उतनी अधिक वैक्सीन एफिकेसी होगी। एक तो ये बात। दूसरी, साथ में उन्होंने यह भी देखा था कि सिंगल डोज, इस वैक्सीन का सिंगल डोज भी कुछ हद तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और वो प्रोटेक्शन माना जा रहा है कि करीब 3 महीने तक पर्याप्त होता है और उसके बियॉन्ड वो कम होता चला जाता है। तो इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कि कोविशील्ड वैक्सीन का एक डोज कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और जितना अधिक अंतराल रखा जाएगा उतना अधिक इफेक्टिवनेस होगा, तो ज्यादातर देशों ने, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, स्पेन और बाकी देशों ने, इसमें 2 डोज में 12 सप्ताह का अंतराल ही रखा था। बल्कि स्पेन में इसका अंतराल 16 सप्ताह है, लेकिन वो सिर्फ 60 साल से अधिक उम्र का है। तो यही दिमाग में रखते हुए और यही सोचते हुए भारत में भी इसको 12 सप्ताह कर दिया गया। लेकिन मैं जानता हूं कि लोगों के मन में सवाल क्यों आता है। लोगों के मन में सवाल यह इसलिए आता है कि पहले भारत में 4 से 6 सप्ताह था, फिर 6 से 8 सप्ताह हुआ, और फिर बाद में भारत ने 12 से 16 सप्ताह किया। तो हमें साथ में यह भी याद रखना होगा कि हम बाकी देशों के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को पालन जरूर करते हैं, लेकिन हमारे देश के अपने एक्सपर्ट हैं जो उस लोकल परिस्थितियों का भी ख्याल रखते हैं। जैसे कि दूसरी वैक्सीन कोवैक्सीन 4 से 6 सप्ताह के अंतराल पर लगाई जा रही थी, और तो विशेषज्ञों ने सोचा कि उस अंतराल को सिमिलर रखा जाए, लेकिन साथ में नए एविडेंस आते गए तो उसके बाद उस अंतराल को बढ़ा दिया गया है। संक्षेप में याद रखेंगे, इसका वैज्ञानिक आधार है और एक ऐसी प्रक्रिया है जो डायनेमिक होती है। अगर नए एविडेंस आते हैं और जरूरत पड़ती है तो हो सकता है इसको कम भी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल जो निर्देश है और जो सजेशन है एक्सपर्ट का, वो 12 से 16 सप्ताह का अंतराल है, और उस अंतराल पर व्यक्ति को अधिकतम प्रोटेक्शन मिलता है। थैंक यू डॉक्टर लहरिया। जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं, ICMR है, भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, यहाँ से जो भी गाइडलाइन निकल रही है वो एक प्रॉपर रिसर्च और स्टडी और ट्रायल के बाद निकल रही है। इसलिए जो भी गाइडलाइन आ रही है हमें उस गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, ना कि उन पे डाउट्स करने चाहिए और ना उन पे क्वेश्चन करना चाहिए, क्योंकि सरकार हम और जो ये प्रॉब्लम है ये हम सब की प्रॉब्लम है। इसलिए हमें सरकार के साथ और जो एक्सपर्ट हैं उनकी राय के साथ ही जाना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, वैक्सीन से रिलेटेड, लेकिन ये एक हमारे जो प्रतिभागी हैं उन्होंने पूछा है पार्टिसिपेंट ने, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है और आज के समय में बहुत सारे लोग इसको फेस कर रहे हैं। इसलिए मैं आप तीनों पैनलिस्ट के सामने ये सवाल रखना चाहूंगा। जो पूछा है हमारे दर्शक ने कि अभी बहुत सारे जो प्रॉब्लम पोस्ट कोविड प्रॉब्लम हो रही है, जिसमें स्पेशली ब्लैक फंगस से रिलेटेड है, ये
उनका सवाल कि ब्लैक फंगस के कारण हमारे पेशेंट जो है वो एडमिट हैं, और उससे रिलेटेड जो दवाएं जो स्पेशली उन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है दवा का, जो एम्फोटेरेसिन है 50 mg मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और उसके डॉक्टर हमें प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और ये हमें कहीं मिल नहीं रही है। तो इस तरह की प्रॉब्लम, मैं इनके सवाल के साथ एक और अपनी इसमें बात भी जोड़ना चाहूंगा। ये प्रॉब्लम हम लोगों ने पिछले मंथ भी देखी थी, जब इंजेक्शन और मेडिसिन को लेके क्राइसिस थी, ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी, और लोग पैसा लेके हाथ में घूम रहे थे, लेकिन उनको मेडिसिन नहीं मिल रही। तो हमारे पास आज जो आप तीनों पैनलिस्ट हैं, आपका एक ह्यूज एक्सपीरियंस है मेडिकल फैकल्टी में, और आपके पास आपने बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग फोरम्स के साथ काम किया है। क्या आप हमारे आज दर्शकों को ये बता सकते हैं कि अगर किसी का कोई पेशेंट एडमिट है या किसी को कोई मेडिसिन की जरूरत है और वो नहीं मिल रही है, तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, कैसे वो जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन है उसको कैसे वो ले सकता है, कहाँ से ले सकता है? मैं एक एक करके ये सवाल तीनों पैनलिस्ट से पूछना चाहूंगा। तो मैं डॉक्टर लहरिया से स्टार्ट करूंगा, एंड देन डॉक्टर दीप्ति, देन डॉक्टर माधवी। डॉक्टर लहरिया प्लीज। आई थिंक डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया शायद अभी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, तो मैं डॉक्टर दीप्ति आपके पास आना चाहूंगा। और ये सवाल इम्पोर्टेंट है, आपके सामने भी आपने एग्जाम्पल भी प्रोवाइड किए, आपके सामने भी ऐसे फोन या क्वेश्चंस आए होंगे कि हमें ये मेडिसिन नहीं मिल रही है, उसमें हमारी हेल्प करिए, वो कैसे हमें मिल सकती है, प्लीज। हाँ, अभी कोविड के पेशेंट को मैं एक्टिवली अभी देख नहीं रही हूँ। मैं इस फिल्म की फिजिशियंस की इसमें नहीं हूँ, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बीमारी ब्लैक फंगस की उन्हीं को हो रही है जिनकी इम्यूनिटी बहुत बहुत डाउन है। आप इसका इतिहास भी पता करें तो इसमें होगा कि जैसे कैंसर पेशेंट है जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो गई है, कीमोथेरेपी लेके, रेडियोथेरेपी लेके, या अन्य कारणों से जिनके ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुए हैं या और इम्यूनिटी मालन्यूट्रिशन के कारण हुए, उन्हीं को ये बीमारी होती है। स्वस्थ आदमी को ये बीमारी होने की संभावना बहुत बहुत कम होती है, क्योंकि ये बीमारी हवा में से, कांटेक्ट में से ही आती है, जैसे कोरोना आया है। तो अन्य लोगों को माइल्ड सिम्टम्स होते हैं और किसी को सीवियर होते हैं, तो उन्हीं को होते हैं जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। तो हम यही कहेंगे कि कोविड इन्फेक्शन होने के पहले यदि किसी की इम्यूनिटी डाउन हो और उसमें कोविड इन्फेक्शन हो जाए, तो उनको संभावना ये होने की ज्यादा होती है। अब जिसके लिए जो एम्फोटेरेसिन बी की देने की बात करते हैं, तो उसका जो डोज और शेड्यूल है, तो वो देखे जाए तो उनको 10 दिन तक देना है, किसी खास परिस्थिति में 15 दिन तक देना है। तो इसका जो खर्चा है वो तो आपको लाखों में चला जाएगा। तो लाखों में देना, हॉस्पिटल को फ्री देना, ये सब तो बहुत सवाल है कि हॉस्पिटल भी इतना फ्री नहीं दे पाएगा और पेशेंट भी इतना खरीद नहीं सकेंगे। तो उसमें एक दूसरा ऑप्शन है कि दवाइयों का डोज मतलब देना है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन उसके बाद में सर्जिकल ऑप्शन होता है कि उसका निदान जल्दी हो जाए, तो वो ऑर्गन को वहां से, उस फंगस को वहां से शरीर से निकाल दें ताकि वो शरीर में ना फैले। लेकिन इसमें सर्जरी की संभावना में सक्सेस रेट वैसे भी कम है, मतलब हम कहेंगे 50-50 या 60-40, लेकिन 100% रिकवरी इसमें बहुत कम है, क्योंकि ये फंगस लंग्स में जाता है, तो लंग्स के साथ में ब्लड वेसल्स में भी जाता है, और ब्लड के साथ फ्लो होते होते कहाँ तक चला जाएगा ये नहीं कह सकते। आज आपने लंग्स निकाला, कुछ कल और कहीं तक चलेगा, आज आंख निकाली, आंख के बाद में ब्रेन तक चला गया। ये इन्फेक्शन को कंट्रोल करना है तो हमको इम्यूनिटी बढ़ाने के सिवाय दूसरा कोई इलाज नहीं है, कि उसको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, हम यही कहेंगे। दवाइयां तो हम सरकार ने बोला है कि प्राइवेट सप्लाई बंद करेंगे, सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को ही मिलेंगी ये दवाइयां। ओके डॉक्टर दीप्ति। हाँ। डॉक्टर माधवी, आप डिफेंस से हैं और आपने बहुत सारे, अभी जैसे बताया आपने टॉक में कि आप के थ्रू बहुत सारे सर्विसेज कम्युनिटी को प्रोवाइड की जा रही हो, तो क्या ये जो डिमांड है मेडिसिन की, जो प्रिस्क्राइब हो रही है बाय द रिप्यूटेड हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के पास नहीं है और वो
पेशेंट के अटेंडेंट को प्रिस्क्राइब करके देते हैं कि ये वैक्सीन, ये मेडिसिन या ये इंजेक्शन आप लेके आई, तो ये लोग कहाँ जाएं और कहाँ से लें? ऐसा कुछ क्या गवर्नमेंट ने कोई विंडो क्रिएट किया है या कुछ ऐसे सिस्टम है या सेना के द्वारा भी ये मेडिसिन प्रोवाइड काउंटर, ऐसे विंडो काउंटर ओपन किए गए हैं क्या जहां लोगों को इजीली प्रिस्क्राइब मेडिसिन मिल सके? देखिए, मेरा इसमें ये है कि जो प्रॉब्लम लोग क्रिएट करते उसका हल भी लोगों को ही करना पड़ेगा। और अगर ये दवाइयाँ, ये बीमारी हो रही है और दवाई नहीं मिल रही है, तो इसका भी कारण कुछ हद तक अनुशासित तरीके से काम जो लोग नहीं कर रहे, उसका यही कारण है। फौज में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि लोग जाके अपनी खुद ही दवाइयाँ लेके खा नहीं रहे हैं। और यहाँ ये देखा गया है कि ये जो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस है, जैसे कि दीप्ति जी ने कहा, इम्यूनिटी कम है जरूर उनके कारण, लेकिन हमारे देश में इतने लोगों को डायबिटीज है, सबको प्रॉब्लम है। और देखा गया कि इस टाइम लोगों ने अपने मर्जी से भी खरीद के स्टीरॉइड्स खाए हैं और अपनी मर्जी से काफी चीजें। और तो ये सबसे पहले प्रॉब्लम है कि सेल्फ मेडिकेशन, तो ये अनुशासन के लोगों को ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है। दूसरा है लोगों का, अगेन लोगों की प्रॉब्लम जो होर्ड करते हैं। जैसे रेमडेसिविर जब आया, जरूरत हो ना हो, एक पैनिक डर लगता है कि भाई अब ये किसी भी तरीके से ये दवाई लेनी ही चाहिए। लेकिन बाद में मतलब एम्स ने भी प्रोटोकॉल्स निकाले कि भाई सबको रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा अगेन अनुशासित तरीके से कि किसको इसकी जरूरत है और किसको नहीं। तीसरी बात है, एम्फोटेरिसिन जो कमी आ रही है वो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन की है। लेकिन प्लेन एम्फोटेरिसिन, जब पहले तो हम लोग जब यंग डॉक्टर्स थे, लाइपोसोमल तो था ही नहीं, नॉर्मल एम्फोटेरिसिन ही हम काला आजार में भी देते थे और बाकी बीमारियों भी हम देते थे। तो सारी फंगल इन्फेक्शन को यही एक दवाई थी और हम देते थे। बस ये है कि गुर्दों की उसकी जो इलाज का क्रिएटिनिन है उसके ऊपर कड़ी नजर रखनी पड़ती थी और डोज एडजस्ट करना पड़ता था। अब जो है क्योंकि ये अवेलेबल है तो सारे डॉक्टर वो लिख रहे हैं और सारे लोग भाग रहे हैं, और फिर दोबारा गवर्नमेंट को हर चीज अपने काबू में लेके उसका डिस्ट्रीब्यूशन, पिछली बार टोसिलिजुमैब, इसका जो अपना रेमडेसिविर उसका हुआ, ऑक्सीजन की कमी क्यों हुई? ये देखा गया कि लोगों ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स और जो ले सका अपने अपने घरों में सिलेंडर भर के रखे। और तीसरी बात है, जब वो देखते हैं कि भाई जरूरत पड़ने लगती है तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग उसको अलग से रखते हैं कि जब काम आएगा और रेट बढ़ेगी तब भी। तो हर जगह पे ये एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। अगर हर एक इंसान सही तरीके से पहले कौन सी दवाई खानी है, करेक्ट प्रोटोकॉल के तरीके से वो दे और वो सप्लाई चेन के मुताबिक आए, तो किसी चीज की कमी नहीं होती है। हर चीज, हम जिसको कहते हैं मैन मेड डिजास्टर, तो इसका हल भी हम लोगों को ही अनुशासित तरीके से काम करके निकालना पड़ेगा। क्योंकि सरकार भी हमारी ही है, वो कितना कंट्रोल करे, कितनी चीज करे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सबकी जिम्मेदारी है। जहां जहां जो भी सोसाइटी में देखते हैं कि दिक्कतें आ रही है, और जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे एनजीओज, बहुत सारे लोग एक दूसरों की मदद कर रहे हैं और लोग ही इसका हल निकालेंगे। थैंक यू संतोष जी, डॉक्टर मैं 30 सेकंड्स में यहाँ ऐड करना चाहूंगा। प्लीज पैनलिस्ट ने बहुत अच्छा कहा, और हमारा एक क्लोज फ्रेंड यही मुंबई में म्यूकोरमाइकोसिस से एक हॉस्पिटल में है, और सब वही है कि लोग मीडिया से लेकर या गूगल से लेकर एम्फोटेरिसिन बी इनको देना चाहिए। जैसे ही उनको पता लगा ये म्यूकोरमाइकोसिस है, तो देन दे गो हंटिंग म्यूकोरमाइकोसिस का दवाई के लिए, इवन बिफोर द डॉक्टर्स डिसाइड कि इनको पहले सर्जिकल लेना है, एम्फोटेरिसिन बी लाइपोसोमल देना है। पर गवर्नमेंट ने एटलीस्ट यहाँ पर मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक अच्छा सिस्टम बनाया उन्होंने कि सब हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, कि आपके एवरीडे रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एम्फोटेरिसिन बी it comes on to the central point of BMC and they have a full stock, and then वो payment system जो बना हुआ है
सो आई थिंक उससे बियॉन्ड जाकर अगर जो विंडो शॉपिंग हो रहा है वही, जैसे डॉक्टर माधुरी जी ने कहा, वो जरा तकलीफ वाला है, और उसमें फिर फ्रस्ट्रेशन और उसमें फिर फेक ड्रग्स और काफी चीजें आ जाती। आई स्टॉप हियर, बट जस्ट टू ऐड कि ये पर्सनल एक्सपीरियंस से भी आ रहा है कि कैसे डेस्परेशन होता है और उसमें से बेनिफिट कम है और फ्रस्ट्रेशन आता है लोगों को। तो अगर वो सिस्टम में ही रहें, let the hospital put out its own list to the central government supply, सब मिलता है, people are able to survive and get treated. Thank you. थैंक यू डॉक्टर हीरा। मेरे पास भी कुछ इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड है जो आई है। कई राज्य सरकारों ने अपने चीफ मेडिकल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पोस्टेड है उनको भी ये कहा है कि जहां पर भी मेडिसिन क्राइसिस है उनको वो सॉर्ट आउट करें और लोगों को जो रिक्वायर्ड जो प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन है वो प्रॉपर हॉस्पिटल्स को और लोगों को मिल सके, इसके लिए भी अरेंजमेंट सरकार ने की है। तो वो उनके से संपर्क कर सकते हैं और आगे जा सकते हैं। मैं समय को ध्यान में रखते हुए, हालांकि हम थोड़ा लेट चल रहे हैं, मैं जल्दी से मेरी कलीग डॉक्टर दीक्षा यादव को इनवाइट करना चाहूंगा, जिन्होंने आज के सेशन जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड था उस पे कुछ डूज एंड डोंट्स रिलेटेड जो ICMR की गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया है। उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से आप उसको शो करिए और उसके बारे में एक क्विक व्यू दीजिए, जिससे कि लोगों को एक ऑर्गेनाइज तरीके से प्रॉपर डूज एंड डोंट्स याद रहे और वो इसको फॉलो करें। डॉक्टर दीक्षा। Good evening, everyone. I'm Dr. Diksha Yadav, and I'll be talking about some of the rumors that are associated with the COVID vaccine and present the facts of the COVID vaccine as the panelists have discussed today. So I'll just start the poster. So I'll just talk about some of the rumors. One of the most common rumors is that the vaccine has been developed very quickly, इसलिए it is unsafe और उसके severe side effects हैं. But this is not true. भारत सरकार ने जो भी वैक्सीन अप्रूव की हैं वो सब सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को मीट करती हैं और ज्यादातर लोगों में वैक्सीनेशन के बाद साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं, जैसे कि फीवर या बॉडी एक, वो बहुत कॉमन है और वो बाकी वैक्सीन में भी देखे जाते हैं और सिवियर साइड इफेक्ट बहुत रेयर हैं। इसके अलावा एफिकेसी की बात होती है तो कोविड वैक्सीन जो इंडिया की है उसकी एफिकेसी दूसरे देशों की वैक्सीन जितनी ही है। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की एफिकेसी 70% से ज्यादा पाई गई है। महिलाओं में कोविड वैक्सीन को लेके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि कोविड वैक्सीन से इनफर्टिलिटी होना या फिर पीरियड्स के टाइम पे वैक्सीन की एफिकेसी कम होना, इस तरह के रूमर्स आजकल स्प्रेड हो रहे हैं। ये गलत है और ये सच नहीं है, क्योंकि कोविड वैक्सीन से चाइल्ड बियरिंग या बच्चा करने की कैपेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और पीरियड्स के टाइमिंग का कोविड वैक्सीन की एफिकेसी से कोई रिलेशन नहीं है। तो लड़कियां महीने के किसी भी टाइम पे वैक्सीन ले सकती हैं। लोगों का ये भी मानना है कि कोविड वैक्सीन लेने से उनको कोविड-19 बीमारी हो जाएगी। यह सच नहीं है। कोई भी अप्रूव वैक्सीन में लाइव वायरस नहीं है, इसलिए कोविड-19 वैक्सीन लेने से कोई भी कोविड होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। As the vaccine does not contain the live virus, it is also safe for immunocompromised people. जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी भी कारण से कम है उनमें भी वैक्सीन सेफ है, और जिन लोगों को डायबिटीज है या हाइपरटेंशन जैसी डिजीजेस हैं उनको ये कंसर्न रहता है कि क्या उनके लिए वैक्सीन सेफ है या नहीं। उनके लिए वैक्सीन सेफ है और सिवियर साइड इफेक्ट्स आर एक्सट्रीमली रेयर। और कोविड वैक्सीन की जरूरत सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों में है क्योंकि पीपल विद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस आर मोर प्रोन टू सिवियर कोविड डिजीज। कोविड वैक्सीनेशन करवाने के बाद एक फॉल्स सिक्योरिटी आ जाती है कि आप सेफ हैं और अब आपको मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। ये सच नहीं है। कोविड वैक्सीनेशन का शेड्यूल पूरा होने के 2 से 4 हफ्ते के बाद आपको पूरी इम्यूनिटी आती है और उसके बाद भी आपको मास्किंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना जरूरी है।
लास्टली लोगों को लगता है कि अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ नॉट ट्रू। इवन आफ्टर गेटिंग कोविड, उसके 3 महीने बाद वैक्सीन कराने से आपको अप्रोप्रिएट और एडिक्वेट इम्यूनिटी मिलेगी। ये जानना भी ज़रूरी है कि किन लोगों को वैक्सीनेशन कराने से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना चाहिए। अगर आपको कोविड है और अगर आपको कोविड जैसे सिम्टम्स हैं, अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड हैं ड्यू टू एनी इलनेस, अगर आपको रिसेंटली प्लाज्मा थेरेपी मिली है, अगर आपको प्रीवियसली किसी वैक्सीन से इंजेक्शन से एलर्जिक रिएक्शन हुआ है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। एंड वुमेन हु आर प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग should consult their doctor before considering COVID vaccination. Lastly, it is important कि आप सारे सही सोर्सेज से करेक्ट इन्फॉर्मेशन लें और उसके बाद वैक्सीनेशन के बारे में आप डिसीजन लें। Stay home, stay safe. Thank you. I'll just go through all the posters on the screen. इस स्क्रीन में दिखाया कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर वैक्सीनेशन इज प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन से अब निकाल देना चाहिए। ओके मैम। सो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में आप डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अगर आप अपना वैक्सीनेशन डिटरमिन करें तो वो सही रहेगा। थैंक यू कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ये पोस्टर थोड़ा लेट में डिस्प्ले हो पाया, बट आपने बहुत अच्छे से सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपने क्लियर किए। और ये जो पोस्टर है ये बेसिकली आपके लिए ही बनाया गया है और ये हमारी वेबसाइट पे भी रहेगा, आप वहां से इजीली देख सकते हैं इसको। तो इनको फॉलो करके और इसके अकॉर्डिंग वो आपने जो अभी करंट जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़िए, जिससे कि आप और आपकी फैमिली सेफ रहे। मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करते हुए और इस आप हमारे तीनों पैनलिस्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और साथ में मैं अपने कलीग समुद्र को इनवाइट करूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। Samudra, over to you. Thank you, sir. Good evening, everyone. It's my privilege to be here to present the vote of thanks. The knowledge shared by the eminent speakers and experts is really valuable and will definitely guide all of us to fight against COVID-19. The eye-opening discussion enlightened us about COVID-19 vaccines and have also addressed various misconceptions and myths around COVID-19. I am sure the session has created awareness among people and has also motivated all of us to follow COVID-appropriate behavior. With this now, on behalf of ISRN, our members and supporting organizations, I would like to extend my deep regards and thanks to our speakers and experts, Dr. Chandrakant Laheria, MBBS, MD, SIPHA. We are greatly encouraged by your gracious presence, sir, and we thank you for the valuable information you have shared with us on COVID vaccine. Dr. Deepti Gongankar, MD, Obs and Gynae, DGO, MRCOG. Thank you, ma'am, for providing your valuable time and sharing information and knowledge with us on various issues related to COVID during pregnancy. Lieutenant General Dr. Madhuri Kanitkar, AVSM, BSM, Deputy Chief, IDS Medicine. Thank you, ma'am, for your gracious presence and providing valuable information on COVID and children. I would also like to extend our special thanks to Dr. Subhash Hira, Professor of Global Health, University of Washington, for moderating the session and providing a valuable inputs in organizing the session on COVID-19. This session would have never been a success without your kind guidance. We would also extend our sincere thanks to our program partner, SDG Chaupal Nagrik Foundation, Sadbhavna Gramin Vikas Sansthan, Jan Lok Kalyan Parishad, Sarguja Ganodaya Association, Bisrampur, and our outreach and media partner, Dainik Bhaskar, for their support to organize this session. We would also like to extend our gratitude to Dr. Diksha, who is voluntarily associated with ISRN and her valuable contribution in making this event a success. Lastly, I would also like to thank our CEO, Mr. Santosh Gupta, our team, Ms. Shruti Sharma, Ms. Rupal, Mr. Aman, and others too, for their efforts and hard work in making this session a success. And most importantly, our participants, without whom the session would not have been a success. मुझे उम्मीद है कि आज की ये सेशन आपको हमारा आज की सेशन अच्छा लगा है। आज के सेशन का उद्देश्य यही था कि कोविड के बारे में हमें उचित जानकारी सही मन से दी जाए।
आज के सेशन लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक, यूट्यूब और जूम के जरिए टेलीकास्ट हो रहा है, जिसमें करीब 500 से ज्यादा लोग अलग अलग राज्यों से और पूरे देश से हमारे साथ जुड़े हैं। कोरोना से जुड़े हुए 100 से भी ज्यादा सवाल हमारे बीच आए। हमारा प्रयास यही था कि सभी सवालों का जवाब हम दे पाए। जिस तरह से आप सभी ने आज एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इस कोविड सेशन का लाभ उठाया है, मुझे उम्मीद है कि अगला सेशन जो कि 18 जून शुक्रवार शाम 4 बजे होने जा रहा है, जिसमें हम कोविड-19 के फेफड़ों के पर पड़ने वाले असर और कोविड के नया वेरिएंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी की जानकारी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि कोविड सेशन हर फ्राइडे इसी टाइम अगले 3 हफ्ते तक चलेगा, जिसमें हम कोविड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आशा करता हूं कि 18 जून को शाम 4 बजे आप सभी से फिर से मुलाकात होगी। We thank all of you for being with us. It has been a great pleasure. Thank you all. थैंक यू समुद्र। जैसे समुद्र ने बताया कि हमारा नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट फ्राइडे को है 4 बजे सेम टाइम, और टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द लंग्स। हम जो बात करेंगे, जो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो इस पूरे सेकेंड वेव में देखने में आया है लंग्स इन्फेक्शन का, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। उसमें हमारे साथ लंग्स एक्सपर्ट्स होंगे फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड डिफरेंट प्रोफाइल। एंड ऑल्सो हम जो बात करेंगे उस सेशन में कोविड एंड इमरजेंसी ऑफ न्यू डिजीजेस पे भी बात करेंगे। तो आप हमारे साथ आइए, जुड़िए। और मैं जो आज संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हैं जो अलग अलग राज्यों से हैं, मैं अब सभी संस्था प्रमुखों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने साथ अपने फील्ड स्टाफ को, अपने जो बेनिफिशरीज हैं उनको भी जोड़िए। और अगर कोई कॉमन कम्युनिटी सेंटर्स में टीवी के थ्रू अगर उनको ये सुना सकते हैं इकट्ठा करके, तो वहां पर भी ये फैसिलिटी दीजिए। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग में भी है, जो सेशन छूट गए हैं उनको आप रिकॉर्डिंग के थ्रू भी उनके साथ ले जा सकते हैं, हम वहां पे सुना सकते हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में और जो डाउट्स हैं, जो मिथ्स हैं, जो र्यूमर्स हैं, उनको खत्म करने में सहायता मिले और हम सब मिलकर एक साथ इस देश को कोविड इंडिया तभी होगा जब हम सब मिलकर साथ चलेंगे। मैं एक बार पुनः अपने पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेस्टिजियस टाइम। आप सब आए और आपने अपनी बात कही, सबके लिए मैं पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। Thank you, Dr. Hira. Thank you, Dr. Deepti. Thank you, Dr. Madhuri. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you and Jai. Thank you. Jai Hind. Jai Hind. Jai Hind.